अब वेबिनार के प्रमुख वक्तागणों में हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू सर से आग्रह है कि वे हल्दीघाटी युद्ध की भूमिका विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। इससे पहले आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू सर का परिचय। आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू सर एक उदयपुर के प्रख्यात इतिहासकार हैं जो देश विदेश में भी अपने लेक्चर्स लेने जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू सर ने 250 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। उनके सोशल मीडिया, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं एवं अन्य विधाओं में करीब 10,000 से ज्यादा आलेख प्रकाशित है। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, साथ ही आपको महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा कुंभा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ पुरस्कार एवं इत्यादि पुरस्कारों से आप अलंकृत हैं। ऐसे विद्वान का हम सम्मान करते हैं। उद्बोधन प्रदान। धन्यवाद पीयूष जी। मैं श्री कृष्ण जुगनू आप सबके बीच और इस सुंदर आयोजन, एक दिन बातों ही बातों में पीयूष जी से मैंने कहा था कि 18 जून आ रहा है, हल्दीघाटी दिवस, और हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि लोग प्रताप जयंती पर इतने कार्यक्रम हो जाते हैं कि कब किसने याद किया वो याद ही नहीं रहता है। तो हल्दीघाटी का दिवस हम लोगों के लिए एक खास पुण्य स्मरण का दिवस है, जहां हम रणनीति की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रताप को समझने के लिए प्रताप ही, और प्रताप का जो दिन है वो हल्दीघाटी का दिन है। मुझे सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम है ये, और इंडस फाउंडेशन जो मिल के ये सोच दिया है, तो जो गौरव की बात कर रहा था वो ये है कि मैं जब 400वीं जयंती मनाई गई थी हल्दीघाटी दिवस की, हल्दीघाटी युद्ध की, तब तारीख 21 जून 1976 था। मैं वहीं था, 12 साल की उम्र में पापा लेके गए, और आज जब 450 हो रहे हैं, तब हम एक आयोजन में बोलने की हैसियत में थे। यानी मेरे लिए एक सौभाग्य है कि 50 वर्ष की जो उम्र, जो भी कुछ अचानक हल्दीघाटी कैसे खड़ी हुई, इस दौरान मैं उन सब इतिहासकारों को याद करना चाहता हूं जो मेरे साथ गुरु की हैसियत में रहे। आदरणीय गोपीनाथ जी शर्मा, ब्रजमोहन जी चावलिया, डॉक्टर महेंद्र भानावत और केएस गुप्ता जी, बल्कि जगदीश चंद्र जी शर्मा, जो भी माथुर। मैं अपनी बात बिना किसी विलंब के शुरू करता हूं कि मैं पिछले 50 वर्षों से इन आयोजनों को देख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि हल्दीघाटी आज भी प्रासंगिक है। अभी जैसा आदरणीय संदीप जी ने जो बातें कही थी, तो मैं उस दृष्टि से सोच रहा था जिस दृष्टि से आज सोचा जाता है, और मैं जिस दृष्टि से लिखता था वो दृष्टि 400-450 वर्ष पुरानी है। मैं हल्दीघाटी के युद्ध को लेके कुछ बातें जो नई मुझे ज्ञात हुई, खासतौर से मेवाड़ के इतिहास और यहाँ से जो संबंधित पुस्तकों के निरंतर अनुवाद और आगे लाने के लिए जो मैं प्रयास करता रहा, तो एक तो मुझे ये याद हुआ और ज्ञात हुआ कि जितने भी युद्ध हैं वो जिन क्षेत्रों में लड़े गए वो सब घाट हैं, और हम लोगों को अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि चाहे वो भूताला घट्ट हो, जैसा अभी अजय ने भी कह दिया था, वो भूताला की जानकारी जब मैं उसके बगल में ही 5 वर्ष तक पढ़ाया मैंने, तो भूताला घाट ही या खलघाट, मध्य प्रदेश में जब हम महेश्वर जाते हैं तब खलघाट आता है। तो जहां भी युद्ध हुए, खलघाट की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है परमारों की, तो जहां जहां भी युद्ध हुए वो सब घाट, इसीलिए कहते हैं मौत के घाट उतार देना। ये जो मुहावरा बन गया, उसके पीछे ऐसा नहीं कि वो घाट कोई नदी का घाट है, ये सब घाट जहां पर विषम स्थितियां थी। और खास तौर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस दौर में जब मांडलगढ़ में लड़ाई ठड़नी तय थी, मैं मांडलगढ़ भी नहीं मानता हूं बल्कि मैं मांडल मानता हूं, क्योंकि अजमेर से आने का सीधा रास्ता वही, और बनास नदी के ढाबे ढाबे किनारे किनारे ये जो सेना इस तरह से बढ़ी, तो मोलेला के बाद नाथद्वारा उस समय महत्व में नहीं था, है ना, वो सियला का एक छोटा सा गांव था, हालांकि वहां एक मंदिर है। तो जो आगे तक बढ़ रही है सेना, तो वो
किस तरह से इन पहाड़ियों को जाना गोगुंदा था। इस पूरी लड़ाई को गोगुंदा की लड़ाई लिखी है, खमनौर नहीं है। खमनौर तो बीच में छोटा सा, और चूंकि वो जो मान सरोवर है जिसको आजकल हम बादशाह फौज कहते हैं, वो हमारे यहाँ गौरी जो नृत्य नाटिका है उसमें वो मान सरोवर है जिसको आजकल बाड़ी नाम दे दिया गया, या बल्कि कई सारी चीजें जो बाद में जुड़ती चली गई जो मैं देख रहा हूं वो। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस युद्ध में ये केवल मेवाड़ और मुगल संघर्ष नहीं था, बल्कि देश में स्वाधीनता की प्रेमी जितनी भी ताकतें थी वो मेवाड़ के बैनर तले युद्ध के लिए आगे थी। तो केवल इसको मेवाड़ मुगल संघर्ष कह देना मैं ठीक नहीं मानता हूं। यहाँ ग्वालियर हमारे साथ है, या चुनार हमारे साथ है, मालवा हमारे साथ है। लड़ाई ही मालवा से शुरू हुई थी, देखिए आप, बाज बहादुर वाली। तो वो जो भी सैनिक या जो भी बल हमारे पास थे, उन सब के साथ मिलके, बल्कि जो अकबर के हो चुके थे वो उनको भी निपटाना चाहते थे। ये तुमने क्या कर दिया। ये एक ऐसा संघर्ष जिसमें स्वदेश की जितनी ताकतें थी वो मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ पर जो विश्वास था वो लगभग 50 वर्ष तक 1525, 26, 27 सांगा ने जो भी सैन्य संगठन किया, वहां से लेके 1576 तक भारत का विश्वास मेवाड़ के साथ रहा। मेवाड़ ने कहा हम खिलत नहीं पहनेंगे, मेवाड़ मुगलान नहीं होगा, ये जो प्रतिज्ञा थी। तो जितने भी स्वदेशी ताकतें जो भी थी, जिनको भी मुगलों ने प्रताड़ित किया, वो सब मेवाड़ के बैनर तले युद्ध लड़ रहे थे। और उन्होंने मेवाड़ में मर जाना ठीक समझा, बजाय कि अपने देश में गुलाम होकर मरना। ये दिवस हम लोगों को प्रेरणा देता है। मैं कुछ बिना विलंब के कुछ अपनी बातें पढ़ना चाहता हूं ताकि समय भी बच जाए। और एक और बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि यहाँ केवल मुगलों की रणनीति ही विफल नहीं हुई, बल्कि युद्ध नीति विफल हुई। कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहीं कुछ नहीं था। उस दौर में जब सारी स्थितियां कैसी थी, हम आज की नजर से सोचते हैं, नहीं 1576 की नजर से। क्योंकि एक तो बहुत अच्छी बात जो अभी संदीप जी ने कही थी, वो पीयूष जी हमारी बहुत पुरानी बात, कि इस युद्ध का फतेहनामा नहीं मिलता है, चित्तौड़ युद्ध का फतेहनामा मिलता है। मैं ध्यान चाहता हूं 18 जून 1576 ईस्वी, यह वो तारीख है जिस दिन अरावली पर्वतमाला की हल्दी घाटी में मेवाड़ और मुगल सेनाओं के बीच रण जग गया। एक ताकत समूचे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में भींच लेने और बंद कर लेने को आतुर थी, तो दूसरी ताकत उन हथेलियों की लकीरों को मिटाने का महाज्वार जगाए हुए थी। मुगल सत्ता के विरोध में अनेक राजा ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी मेवाड़ और महाराणा के नेतृत्व में 1576 से लेकर 1526 से लेकर 1576 यानी पूरे 40 वर्ष भरोसा बनाए हुए थे। विरोध और विरोधियों के अधिकार क्या हैं, लोकतंत्र में विश्वास की इस सीमा का महत्व समझना चाहिए। हल्दी घाटी में स्वातंत्र चेता महाराणा प्रताप और शहंशाह अकबर की सेनाएं आमने सामने थी। शहंशाह की सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह कछवाहा कर रहे थे, तो मेवाड़ की सेना का नायित्व, सेनापतित्व हकीम का सूर के कंधों पर। हालांकि हरावल दस्ता परंपरानुसार था, महाराणा प्रताप स्वयं अपने पुत्रों सहित इसमें शामिल थे। साथ में थे हम शक्ल, हम उम्र झाला मान सिंह, डोडिया सामंत भीम सिंह, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर और उनके बेटे। इन सब की अपनी अपनी सेना थी और सारे ही सेना से सुरक्षित थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता के प्रथम अध्याय में सेना का व्यू सामने आता है। सारे के सारे सैनिक युवा थे, जवान कंधे ही भार और संहार का जिम्मा उठा सकते हैं। उनसे ज्यादा दलबल में थे गहन पहाड़ियों के खेरवाड़ा, जाडोल, भोमट के वनवासी। मेवाड़ की ओर से सेना के रूप में यह उनकी खास भागीदारी थी। उनके पास
मैदान में लड़ने का कौशल ही नहीं था, मगर पहाड़ियों में पटकने देने और वार करने की दक्षता उनके खून में थी। उनका नेतृत्व पानरवा के सोलंकी सरदार राणा पूंजा ने किया। महाराणा प्रताप की ओर से लड़कर शहंशाह को छकाने का ज्वार और जज्बा लेकर ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर भी अपने शालीवाहन और भवानी सिंह आदि पुत्रों और पौत्रों सहित सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में मेवाड़ में आ चुके थे। रामशाह अकेला इस सेना का सबसे बुजुर्ग। उसका ही परामर्श था कि मुकाबला मांडल में खुले में नहीं हो बल्कि पहाड़ियों में हो, क्योंकि मेवाड़ के रण पहाड़ियों में ही ठीक है। मेवाड़ की ताकत पहाड़ियां हैं। मुगल सेना को तत्कालीन राजधानी गोविंदा की ओर बढ़ने का आदेश था, मगर मोलेला गांव से आगे बढ़ते ही मानसरोवर के दर्रे में दूध की तरह निगाहें गाड़े वनवासी सरदारों को सब मालूम हो गया था। वे मायरा की गुफा से लेकर चप्पे चप्पे तक तैनात थे। सैयद हशीम की बागडोर में आगे बढ़ती मुगल सेना को मुगालते में रखकर ब्याल व्यू रचा गया। यह सेना और यह योजना रामशाह तोमर की थी। 2 गढ़ी चढ़ते चढ़ते बलीचा गांव से पहले ही पथराव होना शुरू हो गया तो घुड़सवारों के पांव एक बार तो जमे, मगर पलक झपकते ही उखड़ गए। कारण कि पहाड़ों के पीछे कितनी सेना होगी, यह सोच सोचकर भय लग रहा था। रामशाह तोमर ने अपने बेटों के साथ मुगल सेना की बाईं ओर से हरावल पर हमला किया तो प्रधान भामा शाह और कुंवर अमर सिंह ने भी मोर्चा संभाला। सीकरी के शहजादे लूणकरण के सैनिक दल और शेख जादा व काजी खां की टुकड़ियों में अफरा तफरी मच गई। भागती सेना को मेवाड़ी सैनिकों ने पहाड़ों की घाटियों में दौड़ाया। भय की भयावहता देखने जैसी थी। घिरा हुआ हमलावर ऊपर नीचे कुछ भी रास्ता चुन सकता है। घिरा हुआ हमलावर ऊपर नीचे कुछ भी रास्ता चुन सकता है, अफवाहें पैदा कर सकता है। खमनोर गांव के पास ही एक पश्चिमी घाटी के ढालू में छोटे से मैदान में सेनाएं आमने सामने हुई। यह मुकाबला इतना जोरदार था कि अबुल फजल को कहना पड़ा कि वहां जान सस्ती और इज्जत महंगी है। भारतीय इतिहास में यह इबारत बड़े महत्व की है और अपूर्व है, पहले कभी नहीं लिखी गई। बदायूनी के अल्फाज थे कि यहां रामशाह तोमर ने जिस तरह अपना जज्बा दिखाया उसको लिख पाना उसकी कलम के बस की बात नहीं। रामशाह की नसें जरूर सठिया गई थी, मगर उनमें जो खून उबल रहा था वो जवान खून से भी ज्यादा जवान था। युद्ध में खून पैमानों के पार होता है, आंखें रुधिरा जाती है। भाल कंकु से ज्यादा लाल। उसके भाले और तलवार ने खोपड़ियां ही नहीं उड़ाई, बल्कि कूद कूद कर कहर बरपा रहे घोड़ों के आगे की टांगे तक काट काट कर जमींदोज कर और सवारों को पूरा बेंद डाला। आमने सामने लड़ाई कैसी होती है सोचिए। उसके पुत्र शालीवाहन आदि भी कहां पीछे थे। तोमरों का तेज लिए खून उबल उबल कर तलवारों को धार धार करता जाता था। सबसे बलिष्ठ पठान बहलोल खान की नजर उन पर पड़ी। 3 पुत्रों सहित रामशाह का सिर उड़ाते हुए महाराणा प्रताप पर टूटा, मगर प्रताप की आंखें उछलते हुए खून देकर पलक झपकना भूल गई। नसों ने भुजाओं को आजाद ही नहीं करिया। जहां तक जाए वहां तक जाए। प्रताप ने उस पठान पर जो वार किया तो सैनिकों के छक्के छूट गए। प्रताप की बिजली सी चमक वाली तलवार ने जिस जिरे बख्ते पहने बहलोल को उसे घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया। दूसरे ही क्षण चेटक को उछालकर गजारोही मान सिंह पर भाले से प्रहार किया, किंतु बहोदे में छुपकर प्राण बचाने में सफल रहे। हाथी भी बिना महावत का हो गया और उस हाथी की सूंड में बंधी तलवार के कारण चेटक की पांव जो जख्मी हो चुका था। मान सिंह को न पाकर प्रताप को रण से निकल जाने का आग्रह जाला मान सिंह ने किया और चाम और छत्र जैसी पहचान लेकर सेना को मनोबल बनाए रखने की चिंता में अपनी जान दे दी। जाला वीर का यह बलिदान शासक के हिस्से की मौत को हाथों हाथ अपने नाम लिखवाने जैसा कालजयी काम था। हर सैनिक का जोश 1000 हाथ ऊंचा हो गया। दोपहर बाद की खोपड़ी खोल देने वाली गर्मी और उस पर बदन निचोड़ देने वाली उमस, बरगू बाजों का तुमल घोष और हाथियों की लड़ाई। युद्ध पंच में यहां आप सभी का ध्यान चाहूंगा। युद्ध पंच शब्द है बड़ा काम का। युद्ध पंचों के पेज पड़े रह गए। इंसानी खून ने मैदानों को लाल कर दिया।
उस पर बारिश हुई तो पूरे रणांगन को रक्तताल कर दिया। पहले कभी रक्तताल नहीं था। तलवारें पानी पी गई, धनुष ढीले पड़ गए, ढोल के खाल सुर्ख हो बैठे। तेज बारिश में कौन किसको पहचान पाता, कौन तंबू के खेमे लगा पाता। मेवाड़ी सेना ने बलीचा, संगरूण, भूताला, गोगुंदा और कोलियारी का रास्ता लिया और पहाड़ी रास्तों से अनजान मुगल सेना ने पेड़ों की छांव तलाशी। यहां मैं आपका ध्यान चाहूंगा सब मित्रों को, यह मालूम ही नहीं हो पाया कि लड़ाई में क्या पाया। ये उस समय की रणनीति देखिए आप, ये मालूम ही नहीं हो पाया कि लड़ाई में क्या पाया। न तंबू लूटे गए, न किले, न कोट के कंगूरे तोड़े। युद्ध में न असला मिला, न माल असबाब। अकबर इसलिए मान सिंह से खफा था कि उसे ड्योढ़ी पर आने से मना कर दिया, जैसा कि अभी आगे चंद्रशेखर जी बताएंगे, क्योंकि उसे हर हाल में राणा कीका प्रताप चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। हमें याद रखना चाहिए कि उस काल में युद्ध की जीत के प्रमाण क्या होते थे। किसी ने आगरा में चित्तौड़ की पोलों के लालाटिक तोरण देखे हैं? आगरा में चित्तौड़ से ले जाए गए। युद्ध और नीति शास्त्र कहता है कि जीत कब, जब किले के कंगूरे या किसी दरवाजे का तोरण तोड़कर आक्रमणकर्ता के सामने पेश किए जाएं। जिस पर जीत दर्ज की जाती उसका खजाना लूटा जाता और आगे पेश किया जाता। पराजित पक्ष की सेना से समर्पण करवाया जाता। दोनों के बीच कोई संधि होती या शर्तें लागू होती या जीत का फतेहनामा जारी किया जाता। हारी हुई सेना के हथियार, वाहन, माल, असला आदि पर अधिकार किया जाता। ये सब प्रमाण थे उस समय, आज भी वही है लगभग। ऐसा क्या हुआ हल्दी घाटी को? हल्दी घाटी से अकबर को क्या मिला? सेनापति मान सिंह ने क्या लूटा? उन्हें लक्ष्य तक याद नहीं रहा। हल्दी घाटी में मेवाड़ ने क्या दिया? तोप तो क्या एक दुनाली भी दुश्मन के हाथ नहीं आई। और क्या आपको पता है कि वहां बंदूक सिर्फ एक बार चली, न किसी किले के कंगूरे टूटे, केवल एक हाथी पकड़ा गया, केवल एक हाथी पकड़ा गया। इसलिए मुगलों के लिए हल्दी घाटी ही नहीं, कुंभलगढ़, गोगुंदा, मोही, सोनियाना, मांडलगढ़ आदि सभी युद्ध अभियान विफल रहे। जैसा अभी संदीप जी कह रहे थे कि सितंबर तक, बल्कि आगे तक चला। दिवेर, गोगुंदा, दिवेर, ऊंटाला, कोशीथल, मदारिया, कूरज, जहाजपुर, खेरोदा जैसे 14 थानों के थानेदार। राज प्रशस्ति में स्थानपाल शब्द आता, जबकि मुगल काल में थानों का नाम नहीं मिलता हम लोगों को। तो ये थाने कैसे थे देखिए आप, मारे जाते रहे वहां के थानेदार। सारे अभियान कमाई नहीं, घाटे का सौदा रहे, कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ऐसी हल्दी घाटी का वर्णन मेरी नजर में हमेशा हम लोगों को ज्वार जगाता है। मैंने कुछ सवाल आपके सामने छोड़े हैं कि किस तरह से उस समय युद्ध का मूल्यांकन किया जाता था। वो सर काट के लाता, राजा का सर काट के लाता तो क्या मिलता, राजकुमार का सर काट के लाता तो क्या मिलता, प्रधानमंत्री का सर काट के लाता था, तो अलग अलग उनको जो इनाम इकरार मिलते थे। मैंने इस बीच में युद्ध पंच जैसा शब्द दिया है। अभी मैं जब राज प्रशस्ति के रचनाकार की दूसरी रचना जय समंद प्रशस्ति, जिसका दूसरा नाम महाराणा जय सिंह गुण वर्णनम है, उसको कर रहा था तो मुझे ये युद्ध पंच शब्द मिला। और हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध में आमने सामने लड़ाई बहुत बाद में होती थी। घोड़े, हाथी, रथ और फिर आमने सामने, क्योंकि सेना मारना कभी लक्ष्य नहीं होता था। जो जीत जाए सेना उसकी हो जाती है। तो ये युद्ध पंच बैठ के कहते थे कि अब ये लड़ेगा। और उस काल की जितनी हम लोगों को पेंटिंग मिल जाती है, उसमें कब कैसा कौन लड़ा सामने है हमारे पास। तो हम ये मानते हैं कि लगातार लड़ते चले गए, नेवर, ऐसा होता नहीं है कभी। हमारे साथ सेना के अधिकारी जन भी बैठे हैं, साथ है हमारे पास सुधाकर जी हैं, संदीप जी हैं, और मंत्री महोदया ने भी जैसी बातें कही। ये युद्ध हम लोगों को बहुत सारी प्रेरणा देता है, बहुत सारे सवाल खड़ा करता है और सिखाता है कि युद्ध अंतिम विकल्प है। मुझे समय दिया, ये आयोजन ऐसे ही फलीभूत होते रहें और हम सब लोग हल्दी घाटी से प्रेरणा लेते रहें कि स्वाधीनता हर प्रलोभन से ज्यादा आवश्यक है और कीमत वाली है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी 250 से अधिक पुस्तकों में एक लोकप्रिय पुस्तक महाराणा प्रताप का युग भी है,
जिससे शोधार्थी, विद्यार्थी, जागरूक जनता पढ़ती है। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। अगले वक्ता हमारी स्वाति जैन है। स्वाति जी शोध अधिकारी हैं महाराणा मेवाड़ रिसर्च संस्थान, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, द सिटी पैलेस में। आपने 3 पुस्तकें एवं 10 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। आप मेवाड़ के इतिहास पर निरंतर कार्य कर रही हैं। आप हमारे ही विभाग की शोधार्थी हैं। आप अपने विषय की बात कहें। सभी को नमस्कार। वैसे तो इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं होती है जो भविष्य में अपना प्रभाव छोड़ती है, और उसी में से एक है हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध तत्कालीन समय के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के काल तक हमारे लिए प्रेरणा पुंज बना रहा। ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि भारतीय इतिहास में अगर हम दूसरे युद्धों को देखें तो वो परस्पर 2 राज्यों या 2 राजाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें आम जनता के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब हम हल्दी घाटी को देखते हैं तो उनके नेतृत्वकर्ता महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को 2 राज्यों, 2 राजाओं के बीच में से निकालकर एक जन युद्ध के रूप में परिवर्तित कर दिया, जहां आम जनता उनके साथ जुड़ी। मेवाड़ का हर एक प्राणी जो महाराणा को मानता था वो इसके प्रति समर्पित रहा, और इसी समर्पण का प्रभाव हम आज देख रहे हैं कि हम आज 450वें वर्ष में जाकर जो है हल्दी घाटी युद्ध को अपने प्रेरणादायी एक घटना के रूप में याद कर रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखेंगे कि किसी भी घटना को अगर प्रेरणा के रूप में देखा जाए या प्रेरणा पुंज बनाना चाहें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे कवियों का रहा है। मध्यकालीन रचनाओं में तो कहीं ना कहीं जो है हल्दी घाटी युद्ध को बताया ही गया है, लेकिन बाद में जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उसके बाद भी हल्दी घाटी युद्ध के विषय को लेकर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, और वो समय समय पर जो है हमें प्रेरणा देती रही और देशकाल परिस्थितियों के अनुसार हमारे प्रेरणा स्वरूप बनी रही। तो उसमें कुछ तत्कालीन जो है संस्कृत की रचनाएं हैं, कुछ दूसरी रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है जैसे सांदू माला की रचना झूलना महाराणा प्रताप सिंह जी का। इसी प्रकार कवि दुलसा आड़ा ने जो है विरुद्ध 76 लिखी, जिसमें करीबन 76 दोहों में जो है 16 में महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना की गई और इस युद्ध को जो है डिस्क्राइब किया गया। इसी तरह राणा रासों में करीबन 36 छंदों के रूप में जो है दयाल दास ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया, और साथ में जो है महाराणा प्रताप की वीरता और उस समय के युद्ध के वर्णन को जो है इसमें बताया गया। उसके काल में महाराणा प्रताप के काल के बाद में महाराणा राज सिंह जी के टाइम में कवि राज किशोर ने राज प्रकाश नाम का एक जो है रचना करी, जिसमें करीब 4 छंदों में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ उसको जो है डिस्क्राइब किया गया। सगत रासो, इसी प्रकार खुमान रासो और वंश भास्कर में भी जो है इस तरीके के जो है एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। ये तो हुई मध्यकालीन रचनाओं की बात, लेकिन किस तरीके से ये युद्ध जो है स्वतंत्रता संघर्ष में भी प्रेरणा स्वरूप बना रहा, इसके कुछ उदाहरण जो है हमें बाद की जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जिन कवियों ने रचनाएं की उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक अज्ञात कवि की रचना थी खमड़ोर का युद्ध। उसमें उसने लिखा है, खल लीजिए खुमान राण खमड़ोर, जेत खम्ब रुद्रायण तान रढाल रखेत गरीट। यानी कि चला पला करे जातो प्रताप सी, गला डला भजिया कुंभ गयंत। ये युद्ध का एक ऐसा भयंकर दृश्य जो है इसमें दिखाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप शत्रुओं व हाथियों को परास्त कर रहे हैं, और इसी तरीके से सामने जो है खमड़ोर के युद्ध में रुद्र के समान महाराणा प्रताप जो है योद्धाओं को पराजित करने में लगे हुए हैं। इस तरीके की और रचनाएं जो है हमको देखने को मिलती है, लेकिन एक प्रमुख रचना जो है महाराणा भूपाल सिंह जी के टाइम पे कवि कर्णीदान जी ने लिखी है, वो
फतेह सिंह प्रकाश प्रशस्ति है। बेसिकली जो है महाराणा फतेह सिंह जी के ऊपर फोकस है, लेकिन इसमें करीबन 165 श्लोकों में जो है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से पंडित जनार्दन राय नागर जी ने जो है हल्दी घाटी को समर्पित एक रचना लिखी, वीर मेरुबाला सी बिखरी मांग अरी हल्दी घाटी, मेद पाटरे वक्ष स्थल की रोमावली हल्दी घाटी। कुल मिलाकर इन रचनाओं में हम देख रहे हैं कि हल्दी घाटी को किस तरीके से जो है अपना प्रेरणा स्वरूप जो है योद्धा जो स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानी हैं उनको जो है बताया जा रहा है। ऐसे ही कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक आह्वान करके एक कविता लिखी है जो हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर है। इसी तरीके से श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी एक खंड काव्य, सुमनेश जोशी जी की ए मेद पाटरा जाया तू चित्तौड़ा महाराणा प्रताप को समर्पित है, लेकिन इसमें भी हल्दी घाटी युद्ध और उसके दृश्यों का वर्णन किया गया है कि अकबर रे काना पहुंचिया ए संदेशा, भेजी मेवाड़ा वो फौजी चतरंगी, हल्दी घाटी में जंग मचियो जोधारो, तू कूदियो रण में ले गिनती रा संगी। इस तरीके से जो है हल्दी घाटी युद्ध को डिस्क्राइब किया है। उदयपुर के एक कवि थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी, उन्होंने राणा प्रताप को समर्पित एक कविता लिखी, उसमें भी हल्दी घाटी युद्ध के दृश्यों का वर्णन किया गया। और अगर हम इससे इतर और भी राजस्थानी कवियों को अगर देखना चाहें, केसरी सिंह जी बारठ, महाराजा विजय सिंह जी, चतुर सिंह जी बावजी, उनकी कविताओं में भी जो है हल्दी घाटी युद्ध को डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम कंटेम्परेरी न जाकर अभी वर्तमान में आधुनिक कवियों में देखें तो पंडित नरेंद्र जी मिश्र और माधव दरक, दोनों की ही रचनाएं हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप आज भी हमें स्पंदित कर देती है। इसी तरीके से जयपुर के कवि भूल सिंह जी निर्वाण ने हिंद राष्ट्र की हल्दी घाटी, और इसी तरीके से कुछ और रचनाएं जो हैं पांचवा धाम हल्दी घाटी करके भी जो है इस तरीके की रचनाएं देखने को मिलती है। ये तो हुई राजस्थानी या हिंदी की बात, लेकिन महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में भी अपनी जो है एक अमिट छाप छोड़ चुकी है। इसी में जो है बंगाल के क्रांतिकारी कवि नजरुल इस्लाम ने जो है एक कविता लिखी थी, नव भारतेर हल्दी घाटी, जो बांग्ला भाषा की रचना है। स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को जो की तुलना जो है उसमें हल्दी घाटी के योद्धाओं से की गई है। और इसी तरह गुजराती साहित्य में भी हल्दी घाटी नो युद्ध नामक एक कविता लिखी गई है, जो हल्दी घाटी युद्ध को जो है मेवाड़ स्वतंत्रता का युद्ध मानते हुए इसकी तुलना भारत के स्वतंत्रता से की गई है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हल्दी घाटी जो है वो एक समय पे मेवाड़ का संघर्ष हो सकता है, लेकिन भविष्य में ये जो है भारत के संघर्ष के रूप में जो है एक प्रेरणा स्वरूप, एक प्रेरणा पुंज के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरीके से साहित्य में किस तरीके से हल्दी घाटी युद्ध ने अपना स्थान बनाया, यही मेरी एक छोटा सा प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपने बहुत शौक परक कार्य किया है और ये जो आपने बुक्स बताई हैं और जो काव्य और गुजराती साहित्य में जो वर्णन है, इसके अलावा भी कई सारे साहित्यों में इसका वर्णन हो सकता है। जो भी एक शोध परक विषय है, निश्चित तौर पर इस पर शोध आवश्यक है और आपने किया है ये शोध, उसके लिए धन्यवाद और अपनी बात यहाँ रखी उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता है डॉक्टर JK ओझा सर। आप का पहले परिचय देना चाहूंगा। आप पूर्व प्राचार्य RPG कॉलेज बिंडर उदयपुर रहे हैं। आप राजस्थान के इतिहास पर शोध करने वाले अग्रणी इतिहासकारों में से एक हैं। आपके 150 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हैं। आपकी 15 पुस्तकें हैं। आपने UGC व ICHR के सहयोग से 4 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है। आपने ICHR के 4 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। आपको महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा कुंभा सम्मान एवं अन्य कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। वर्तमान में मेवाड़ ठिकानों की रानियों के पत्रों के संपादन में आप संलग्न हैं। आप मेवाड़ में हल्दी घाटी युद्ध के अज्ञात सैनिकों की बात कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही सब? यस सर। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो बिंदु है वो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी, लेकिन
उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, सहयोगी के रूप में ही होगी बात, लेकिन डॉक्टर जुगनू साहब ने आज जो कहा कि फौज मॉडल गढ़ से नहीं बल्कि मॉडल होती हुई आई, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और राजस्थान विद्यापीठ में जब महाराणा प्रताप के ऊपर एक सेमिनार हुआ था, इस सेमिनार में कि मेरा एक आर्टिकल मैंने अपना प्रस्तुत किया था, रवत नेत सिंह महाराणा प्रताप का सहयोगी, कानौर का पूर्वज। उसमें मैंने उस समय मान सिंह का अजमेर से मॉडल होते हुए हल्दीघाटी की तरफ जाना बताया था। तब सभी लोगों ने, जितने गणमान्य इतिहासकार बैठे हुए थे, केवल एक को छोड़ के डॉक्टर राजशेखर व्यास, बाकी सब ने विरोध किया। अब पुरजोर विरोध किया था कि नहीं एकदम गलत है ये वो सारा खैर, अपन भी खामोश रहे। लेकिन उन्होंने कहा, ओझा साहब ने बताया इस पर विचार करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। हालांकि इस पर मैंने बाद में अपने ढंग के तर्क और सोर्सेज वगैरह सारे बताए थे। आज जब जुगनू साहब ने ये बात कही है तो मुझे लगा कि वास्तव में बात पर विचार करने वाले लोग हैं, अपने अपने ढंग से सोचते हैं। अब निश्चित रूप से एक सभी विद्वानों के समक्ष विषय है कि मॉडल गढ़ होता हुआ आया या मॉडल होता हुआ आया। इस पर आप लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करें। सोर्सेज की ज़रूरत होगी तो सोर्सेज भी मैं समय पर बताऊंगा। और मैं तो खुद वहाँ का रहने वाला हूँ। जिस प्रकार से अजय मोची अपने गोगोंदा की तरफ घूम घूम करके सारा देखता है, ठीक उसी ढंग से मैंने भी मॉडल के एक एक पत्थर को छान मारा है। मॉडल मुगलों का थाना था। धन्यवाद। अब मैं हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगियों के रूप में बात कर रहा हूँ। यूँ तो अगर ये बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने शॉर्ट एंड स्वीट अपने ढंग से तैयार करने की कोशिश की है। महाराणा प्रताप को मुगल संघर्ष विरासत में मिला था। 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग ले लिया तो 2 वर्ष के अंतराल में एक एक करके लगभग सभी राजस्थानी शासकों ने अकबर की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया था। गद्दी पर बैठते समय भी प्रताप के समक्ष अत्यधिक विपरीत परिस्थितियाँ थी। इतने पर भी वह अपने आदर्श से विचलित नहीं हुआ। वह अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता था। प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी प्रताप को राजस्थान के अधिकांश राज्यों की मेवाड़ के प्रति मित्रता की भावना जो मिली थी, यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। अबुल फजल ने भी स्वीकार किया है कि राजपूतों की विशाल संख्या का समर्थन प्रताप को प्राप्त था, जो सम्मान लिए जीवन उत्सर्ग के लिए तैयार थी। एक विरोधी अगर तारीफ करता है तो ये कोई कम बात नहीं है। महाराणा प्रताप का दरबारी लेखक था और वो भी प्रताप की तारीफ कर रहा था कि जनमानस उनके साथ था। प्रताप को इन कठिन परिस्थितियों में सहयोगियों की नितांत आवश्यकता थी। उसने अपने सहयोगी और मित्रता को केवल शासकों तक ही सीमित नहीं रख करके ऐसे सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जो मुगल विरोध के पक्षपाती थे। अतएव प्रताप ने राज्यविहीन मुगल विरोधी शक्तियों का सहयोग और राजस्थानी शासकों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में मारवाड़ का चंद्रसेन प्रमुख था, बूंदी का दूधा, पाली के सोनगरा आदि प्रताप के मनोबल को बनाए रखने में सहायक रहे। प्रताप ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया प्रतापगढ़, सिरोही, ईडर, जालोर आदि से भी अपने घनिष्ठ संबंध रखे। पड़ोसी राज्यों की सहयोग की नीति से पूरे संघर्ष काल में कोई भी क्षण ऐसा नहीं था जब प्रताप अकेले ने ही युद्ध लड़ा हो। मुगल सेना का सामना करने के लिए उसने हर बार संयुक्त मोर्चे स्थापित किए। अकबर एक संधि संगठन को तोड़ने का प्रयास करता तो प्रताप दूसरा शक्ति संधि संगठन खड़ा कर देता था। निस्संदेह पड़ोसी राज्यों के सहयोग से महाराणा प्रताप अकबर का निरंतर सामना कर सका। प्रस्तुत शोध पत्र में हम हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के कतिपय सहयोगियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 18 जून 1576 ईस्वी के दिन प्रातः खमनौर का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो हल्दीघाटी युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। और ये हल्दीघाटी सकड़े पर्वतीय मार्ग का नाम था, जिसमें से निकल करके प्रताप की सेना ने मुगल सेना के ऊपर हमला किया। जहाँ ये दर्रा समाप्त होता है वहाँ कुछ दूर तक
ऊंचा नीचा भूखंड था, जो बाद में शाही बाग के नाम से कहा जाने लगा। और इस भूखंड के आगे पूर्व और उत्तर में खुला समतल भाग आ गया है, जहां मैन युद्ध हुआ था, चोरों का संघर्ष हुआ था। वो रक्तलय के नाम से, रक्तताल के नाम से जाना जाता है। और इसी स्थल पर मुख्य लड़ाई हुई थी। 18 जून को दिन निकलने के कोई 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का झंडा फहराता हुआ घाटी के मुहाने से निकला। तब उस सेना में यूँ तो कई सैनिक प्रताप का साथ देते हुए मेवाड़ की धरा पर शीश चढ़ाने के लिए जोर शोर के साथ आए थे, किंतु सेना के जमाव से हमें उसके सहयोगियों की जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे राणा की सेना 2 भागों में विभाजित होकर बाहर आई। सर्वप्रथम घाटी के बाईं ओर से हरावल के साथ अश्वारूढ़ हकीम का सूर आया। उसके पीछे मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए चेतक घोड़े पर सवार राणा प्रताप बाहर आए। तब सेना के जमाव में सेना की व्यूह रचना जो की गई थी वो इस भांति थी। हरावल में हकीम खां सूर अपने अफगान सैनिकों के साथ, उसके साथ सलूम्बर का चुंडावत किशनदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह डोडिया, देवगढ़ का रावत सांगा, बदनौर का रामदास मेड़तिया और उसका पुत्र किशनदास थे। दक्षिण पार्श्व में राजा रामशाह तंवर और उसके 3 पुत्र शालिवाहन भावन सिंह और प्रताप सिंह तथा भामाशाह ताराचंद थे। पश्चिम पार्श्व में झाला मानसिंह के साथ झाला बीदा और मानसिंह सोनगरा अपने सैनिकों के साथ थे। प्रताप ठीक बीच में थे। चंदावल में अर्थात सबसे पीछे की तरफ पंक्ति में पांडरवा के सोलंकी सरदार राणा पूंजा के नेतृत्व में वीर सैनिक तथा उसके साथ पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, पुरोहित रामा, भगवान, काशी, मेहता जयमल बछावत, मेहता रतनचंद, खेमावत, परिहार कल्याण, महासानी जगन्नाथ, केशव चारण, जैसा चारण थे। अन्य युद्धों में जावला भाऊ, चारण कवि रामा, संग्राम सिंह, भीम सिंह के पुत्र हमीर व गोविंद, सेठू गोपालदास, राम सिंह राठौड़, शंकरदास, नगा, झगा चुंडावत, मानसिंह सिसोदिया, कांधल, शेर खां, कानोड़ का पुरुष रावत नेत सिंह, सांगा चुंडावत, नाथा, कीर्ति सिंह, अभयचंद आदि थे। रामशाह और उसके 3 पुत्रों ने वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये लोग मारे गए। जयमल मेड़सिया का पुत्र रामदास भी जगन्नाथ कछावा, जिसकी छतरी आज भी माडल गांव में 32 खंभों के नाम से जानी जाती है, उसके हाथों मारा गया। उसके साथ उसका पुत्र किशनदास भी खेत रहा। बड़ी सादगी के झाला बीदा ने प्रताप के रक्षार्थ उसके सिर से राजकीय छत्र उतार कर स्वयं ले लिया और शत्रु सेना से लड़ता रहा। हकीम खां सूर प्रताप को युद्ध क्षेत्र के बाहर ले आया और प्रताप हल्दी घाटी मार्ग से बचकर निकल गए और हकीम खां सूर लौटकर युद्ध में सम्मिलित हो गया। झाला बीदा भी लड़ते हुए खेत रहा। भीम सिंह डोडिया, शंकरदास राठौड़, रावत कृष्णदास चुंडावत, सलुम्बर वाला, रावत नैत सिंह कानोड़ वाला, झाला मान सिंह, पालिका मान सिंह, सोनगरा आदि कई सुप्रसिद्ध सहयोगी जो थे वो युद्ध स्थल में काम आए। हकीम का सूर की हल्दी घाटी के युद्ध में मृत्यु पर फारसी सोर्सेज और राजस्थानी सोर्सेज एकदम मौन है, परंतु खमनौर में एक कब्र है जो हकीम का सूर की बताई जाती है। इससे तो ये लगता है कि उसकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हुई थी, क्योंकि वहाँ पर और भी छतरियाँ बनी हुई है। उससे भी हम ये कह सकते हैं कि उस स्थल पर हिंदुओं की छतरियाँ और जो मुसलमान रहा उसकी कब्र बनी थी। सरईदुना सरकार ने सबसे पहली बार हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां की मृत्यु का उल्लेख किया है। रामवल्लभ सोमानी ने भी हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ में इस वीर की मृत्यु हल्दी घाटी में होना बताया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने ग्राम गवाड़ी जिला रेलमगरा में छोगालाल जी राव के पास सुरक्षित एक अभिलेखीय बही के आधार पर बताया है कि कल्याण जी पाणेरी हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का साथ देते हुए युद्ध में काम आए। कुंवर देवी सिंह मंडावा ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से महमूद खां पठान ने युद्ध किया था। इस युद्ध के पश्चात इसका कहीं वर्णन नहीं है। बिजोले के राव ममर खान और उसका पुत्र डूंगर सिंह महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे। हल्दी घाटी तथा बाद के युद्धों में इनका बड़ा सहयोग रहा था।
कोठारिया का शेख खान जो खान का पुत्र था वह कुंभलगढ़ की युद्ध मंत्रणा में शामिल था और हल्दी घाटी के युद्ध में भी शूरवीरता से लड़ा था। प्रताप के सहयोगी शूरमाओं में कई चौहानों ने के वर्णन भी मिलते हैं, जिनमें प्रयागदास बाखरोत हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। हरदास, विजयराज, दुर्गा, छितर सिंह, देवीचंद, करमसेन आदि के नाम आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह सोनग्रा अपने भाई भाण और अन्य बंधुओं के साथ था। मानसिंह ने तब वीर गति प्राप्त की और भाण घायल हो गया था। नाडोल के चौहान शासक आस्थान का वंशज मुदपाल बागड़ में आ गया, जिससे उनके वंशज बागड़िया चौहान कहलाए। राव संग्राम सिंह चौहान महाराणा प्रताप के साथ हल्दी के घाटी के युद्ध में भी था। सिंघल बाघा, नीमड़ी का बाघा, कल्ला का पुत्र साईदास, पंचायणोत, जेतमालोत आदि राठौड़ हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए काम आने वाले योद्धाओं के नाम की सूची श्यामल दास ने वीर विनोद, गौरीशंकर रविचंद ओझा ने उदयपुर राज्य का इतिहास, खंड 2 कर्नल जेम्स टार्ड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिल्द 1 के में 25 से 30 नाम दिए गए हैं। परंतु कुंवर देवी सिंह मंडावा ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप में सर्वाधिक नामों की सूची, जिसमें 145 शहीद होने वाले प्रताप के सहयोगियों की नामावली दी गई है, जो उन्होंने राणा रासो, बांकीदासरी ख्यात, राणा जीरी बात, नैनसरी ख्यात, प्रताप सिंह जीरी ख्यात आदि ग्रंथों से लिए हैं। इसी प्रकार से तंवर शहीदों के नाम कुंवर राजेंद्र बिदासर के क्षत्रिय दर्शन में प्रकाशित एक लेख में मिलते हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप की राष्ट्र धर्म व स्वतंत्रता की नीति के कारण हल्दी घाटी समर से पूर्व, इस समर के समय तथा इसके बाद भी निरंतर सहयोगी योद्धा मिलते रहे, जिससे स्पष्ट है कि इन सहयोगियों की प्रताप की रीति नीति के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी कि वे जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार की अनुपालना में अपना बचपन, यौवन एवं जीवन झोंक दिया, जिससे ये नामावलियाँ तो हमें मिलती है, उनका जिक्र किया। किंतु कई अनगिनत सहयोगी नाम शहीद हो गए, वे भी प्रताप के साथ थे। यदि यह कह दिया जाए कि तत्कालीन परिस्थितियों में न केवल मेवाड़ अपितु राजस्थान एवं बाह्य जन समुदाय भी प्रताप के आदर्शों के प्रति आस्थावान था, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। यहाँ तक कि भयवश अकबर की अधीनता स्वीकार करने वालों के हृदय में भी प्रताप के प्रति विशेष स्नेह, जिसे हम सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में कह सकते हैं, भली बात ही समझ सकते हैं, वो उनमें सॉफ्ट कॉर्नर था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगियों पर जो बात रही है उसमें आज भी वो परिवार अपने पूर्वजों पर गौरवान्वित होते होंगे कि किस प्रकार उस युद्ध में, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को, इतने बड़े शासक को शिकस्त प्रदान करी, हमारे पूर्वजों ने इतना वीरता और शौर्य बतलाया। ऐसे ही एक परिवार के व्यक्ति डॉक्टर विवेक भटनागर जी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके पूर्वजों ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। आदरणीय डॉक्टर विवेक जी भटनागर का परिचय। आप प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में शोध अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आप सभ्यता अध्ययन केंद्र नई दिल्ली में ऑनरेरी शोध निदेशक हैं। आप पूर्व में समाचार पत्र हिंदू में सब एडिटर, राजस्थान पत्रिका में रिसर्च एडिटर, रूरल एडिटर, इंटरनेशनल एजेंसी एडिटर के रूप में आपने कार्य किया है। आपकी 5 से अधिक पुस्तकें एवं कई शोध आलेख प्रकाशित हैं। आपको महादेवी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान एवं पत्रकारिता में बेस्ट स्पेशल कवरेज फॉर मंडल 2 के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। आपका विषय है हल्दी घाटी युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र एवं रसद व्यवस्था। डॉक्टर विवेक जी भटनागर से आ रहे हैं। उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। और भाई पीयूष जी बादुया मेरे गुरु भाई जैसे हैं, और संगठनात्मक दृष्टि से भी मैं बिल्कुल उनका भाई हूँ, अग्रज भी हूँ और भाई भी हूँ, दोनों ही बात है। तो ये विषय मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं इस विषय को आप लोगों से वार्ता करके और बोलूं कि उनका अनुरोध था कि मैं इस विषय पर बात करूं।
दरअसल में मेवाड़ की पूरी युद्ध परंपरा जो है उसको हम लोगों ने कभी व्यवस्थित ढंग से देखा ही नहीं। हम लोग ये मानते रहे कि हमारी युद्ध परंपरा में गुरुराव युद्ध पद्धति मतलब पहाड़ियों की ओर से लड़ करके और शत्रु से को नियंत्रित करना और पहाड़ों से बाहर नहीं निकलना हमारी परंपरा रही युद्ध में, जबकि ऐसा नहीं है। रावल जयद्रथ सिंह ने उसको पहली बार उपयोग किया, ये बात सत्य है, लेकिन जब रावल अलर्ट का हम युद्ध देखते हैं, देवलिया की लड़ाई का युद्ध जो प्रतिहार राजा देवपाल द्वितीय, सम्राट देवपाल द्वितीय के खिलाफ उन्होंने लड़ा, जिसमें उनके पिता की भरतभट्ट द्वितीय की मृत्यु हो गई, युद्ध मैदान में मृत्यु हो गई, और वहीं पर उनका वो राज्याभिषेक होता है और वहीं से वो लड़ते हैं वापस और जीत करके युद्ध को दिखाते हैं, और उसमें वो देवपाल द्वितीय को मार भी देते हैं। यहीं से प्रतिहारों का पतन भी आरंभ होता है। प्रतिहार कमजोर होते हुए सामंतों की स्थिति में चले जाते हैं धीरे धीरे। तो खुले मैदान में लड़ने का अनुभव मेवाड़ी सेना को अच्छा खासा रहा। बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने पूरे खुले मैदान में युद्ध करके और अरबों को यहाँ से खदेड़ा था। ये बहुत ही विशिष्ट विषय रहा। लेकिन आगे चल करके जब हम लोगों को युद्धों में समस्याएं आई और जब मेवाड़ कमजोर पड़ा तो उसने पहाड़ों की ओट ली। मेवाड़ जब सक्षम रहा तो उसने खुले मैदानों में शत्रु को पराजय किया, भले ही कुंभा हो भले ही सांगा हो, उन्होंने खुले मैदानों में शत्रु को पराजित किया, बड़ी सेनाएं खड़ी करी, बड़े युद्ध लड़े। और कुंभा और सांगा की सेनाएं तो व्यवस्थित ढंग से वेल पेट्रोल्ड सेनाएं थी, वेल ट्रेन्ड सेनाएं थी, जिनको तनख्वाह के आधार पर रखा जाता था, न कि किसी जागीरदार पे समर्पित। इसलिए ये कहना भी गलत है कि ये व्यवस्था भी गलत है कि युद्ध में हम लोगों को कभी व्यवस्थित सेना हमने नहीं रखी। इसलिए सेनाएं भी हमारी व्यवस्थित रही। अब रही अस्त्र शस्त्र की बात, तो कुंभा के बारे में महमूद खिलजी प्रथम का दरबारी लेखक जो है निजामी, वो लिखता है कि कुंभा को आतिश का खेल बहुत अच्छा आता है। अब हम लोग हमेशा से ये सुनते आए हैं कि भारत में युद्ध में अग्निअस्त्रों का प्रयोग बाबर ने आरंभ किया। ये कितना सत्य और कितना गलत है इसको मैं नहीं स्थापित करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम्रांगण सूत्राधार में एक ऐसे चूर्ण का नाम लिखा गया है जिसको निर्गण्यवार चूर्ण लिखा गया है, और वो जो है ब्लास्ट के काम आता था, विस्फोट में काम लिया जाता था। और एक धतूरे के फल की तरह मुख वाली नलिका में उसको भर करके उसको विस्फोट किया जाता था। तो ये बात तक भी अभी भी हम लोगों के पास में ऐसी नलिका का प्रयोग होता है। जब होली दिवाली पर बच्चे आज मॉडर्न टाइम में तो हम लोग जो है पटाखे छोड़ते, लेकिन एक टाइम में कोठी फोड़ना कहते थे उसको। एक ट्यूब में एक पाइप में बारूद भर के और उसको ऊपर से प्रेशर पंप की तरह मारते थे और बड़ा ब्लास्ट होता था, पिस्टन की तरह फंक्शन होता था। ये प्रयोग बाद तक भी चलते रहे। बाबर ने भारत में कैनन्स का प्रयोग स्टार्ट किया, जो कि हम लोग पहले नहीं कर रहे थे, ये सत्य है। लेकिन उसके विपरीत किसी और माध्यम से हम लोग इसको करने के अनुभवी थे। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि भारत में कि मेवाड़ में आतिश का प्रयोग नहीं था। शस्त्र के साथ बारूद का प्रयोग भी था। भारत में बारूद का प्रयोग कोई बाबर नहीं लाया, उससे किया जा रहा था। इसका प्रमाण है निजामी की वो पुस्तक जो उन्होंने लिखी है कुंभा के समय में महमूद खिलजी प्रथम के दरबार में मालवा के सुल्तान। इसी प्रकार जब प्रताप युद्ध में के मैदान में है तो मेवाड़ की सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए निश्चित तौर पर बंदूकों का प्रयोग नहीं कर रही है। और मुगल भी इतने समझदार थे कि वो तोपे लाए ही नहीं अपने साथ, मस्केटियर्स लाए, बस तोपे नहीं लाए, क्योंकि उनको पता था कि इन पहाड़ी इलाकों में तोपों से लड़ना संभव नहीं होगा। तो मस्केटियर्स का यूज हुआ। उन्हीं मस्केटियर्स का इम्पैक्ट था कि हाथी राम प्रसाद के महावत की मृत्यु हुई और हम लोगों को हाथियों की लड़ाई में एक स्टेप बैक होना पड़ा और राम प्रताप को उठा करके मुगल सेना अपने साथ लेके चली गई। लेकिन फिर भी मस्केटियर्स इतने प्रभावी इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम लोग पहाड़ों पर थे और हम लोगों के अस्त्रों में उपयोग में हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से तलवार का प्रयोग किया, भाले का प्रयोग किया, तीरों का प्रयोग किया, गोफन का प्रयोग किया
और उसके साथ में भीलों द्वारा यूज किए जाने वाले विभिन्न हथियारों का प्रयोग किया, जिनमें वो पत्थरों का भी उपयोग हाथ से कर लेते थे। उनकी विशिष्टता है। तो इसलिए मेवाड़ के युद्ध क्षेत्र में जब हल्दी घाटी की बात करेंगे तो हम लोगों ने, लेकिन मुगलों की तरफ से भी तोपों का प्रयोग हल्दी घाटी में नहीं हो पाया। हल्दी के घाटी के बाद मेवाड़ के अंदर पहाड़ों में होने वाले किसी युद्ध में मुगल तोपों का प्रयोग नहीं कर पाए। इसका कारण था, एक तो मोबिलिटी की समस्या आती थी और दूसरी है कि पहाड़ों में तोपों का उपयोग करने से फायदा क्या होगा, और तोपे के गोले पहाड़ों में फट करके खत्म हो जाएंगे, सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दोनों ही पक्ष में लोग ये कहें कि हम लोगों ने हथियारों का प्रयोग ढंग से नहीं किया। हम लोगों ने हथियारों का प्रयोग ढंग से किया। यहाँ तक कि चित्तौड़ पर 1568 के युद्ध में भी हमको तोप के प्रयोग का, अकबर द्वारा तोप के प्रयोग का कोई प्रमाण मुश्किल से ही मिलता है। ज्यादातर सबसे बड़ा उसने उपयोग 1568 में एक चमड़े की साबत बना करके और चित्तौड़ के किले की दीवार को उड़ाने का प्रयास किया, जिसमें वो गिरी भी, निश्चित तौर पर वो गिरी भी। लेकिन हमारे यहाँ के कारीगरों और सैन्य विभाग की विशिष्टता ये थी कि उन्होंने निर्माण कार्य को भी अपने हथियार की तरह उपयोग किया, और सुबह वो लोग सावत से उड़ाते तो शाम को दीवारें वापस चुन दी जाती। बड़ी मुश्किल से परिस्थितियां बदल पाए थे मुगल, और मुगलों के परिस्थितियों बदलने में सबसे बड़ा उपयोग जो ये था कि उन्होंने निरीह जनता को जब मारना शुरू किया, जब निर्दोष मेवाड़ की प्रजा मरने लगी, तो इनको खुले मैदान में आकर के लड़ना पड़ा, क्योंकि मुगलों के द्वारा मारे जा रहे निरीह मेवाड़ी लोग, अब जनता परेशान थी, मुगलों से त्रस्त थी, इसलिए हमको खुले मैदान में आकर के लड़ना पड़ा। और इसीलिए प्रताप ने बाद में गढ़ों की लड़ाई के मुकाबले पहाड़ों की लड़ाई पर ज्यादा फोकस किया, ताकि निरीह जनता का तो मारा नहीं, जैसे कि लोगों को प्रताप ने अच्छे ढंग से माइग्रेट करवाया। पूरे इस मैदानी इलाके से अधिकतम लोगों को वो पहाड़ों में लेकर के गए और पहाड़ों से ही मेवाड़ की रक्षा करी। तो हमारे हथियार पहाड़ थे, हमारे हथियार तलवार थी, भाले थे, तीर थे, पत्थर थे, गोफन थे, सब कुछ थे, और हमने बहुत अच्छे से उसको लड़ा। हमने हमारी स्ट्रेटेजी हमारी परिस्थितियों के अनुरूप बनाई, हमारी उपलब्ध सैन्य सामग्री हमारे उपलब्ध सैनिक कोष के अनुसार बनी। सैन्य कोष का मतलब पैसे से नहीं है, उपलब्ध सैनिकों की संख्या से। तो हमारे उपलब्ध सैनिकों की संख्या के अनुसार हम हमारी सैन्य नीति बना रहे थे, हमारी सैन्य सामग्री बना रहे थे, हम उसके अनुसार लड़ रहे थे। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोगों ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया क्योंकि हम लोगों को पहाड़ों की ओट में लड़ने में मजा आता था। नहीं, हम लोग खुले मैदान के योद्धा हैं। हम लोगों ने रायसेन से आगे तक मेवाड़ का विस्तार किया सांगा के समय में, तो खुले मैदान में नहीं लड़े तो विस्तार कैसे किया? इसलिए ये पहाड़ों की ओट, ये मेवाड़ को कमजोर दिखाने की प्रक्रिया है कि हम पहाड़ों की ओर से लड़ने में महारत हैं। क्यों? खुले में क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर राठौड़ों की मिट्टी में रणबंका राठौड़ सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुले मैदान में लड़ते हैं, तो मेवाड़ वालों के लिए इस शब्द का प्रयोग करना सब आवश्यक ही नहीं है। मेवाड़ वालों ने तो युद्ध नीति के अनुसार सभी नीति अपने और हर तरीके की लड़ाई लड़ी, भले ही तो वो गढ़ की लड़ाई हो, भले वो उसके भी महारथी है, वो खुले मैदान के भी महारथी है, वो पहाड़ों में गोरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति के भी महारथी है। उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। परिस्थितियों ने उनको कमजोर बनाया और परिस्थितियों के कारण हम लोग पीछे छूटे और पुनः हमको पराक्रम पर लगे। जहां तक प्रताप की बात करें तो प्रताप ने पूर्ण पराक्रम से लड़ाई लड़ी। उनके काल के गृह निर्माण, उनके काल के नगर निर्माण, वापी निर्माण, मंदिर निर्माण को अगर हम देखेंगे तो पता लगेगा कि वो कोई धनहीन राजा नहीं है, वो सक्षम राजा है, युद्ध करने में भी सक्षम है और धन से भी सक्षम है। समर्थ मेवाड़ का समर्थ शासक है। परिस्थितियों ने उसके क्षेत्र को, दायरे को कम कर दिया, वो अपना अलग विषय है। उसके अपने साथियों ने, जयपुर वाले जो मेवाड़ के सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने मेवाड़ का साथ छोड़कर मुगलों का साथ देने का निर्णय किया। इस कारण से मेवाड़ की परिस्थितियां बदली। उनके साथ साथ जोधपुर वाले भी चले गए, तो इन परिस्थितियों ने बदला। बूंदी वालों ने भी कुछ समय बाद मुगलों का साथ दिया। सलदी तंवर पहले ही रायसेन से सांगा के समय ही विभाजन कर चुके थे। तो इन लोगों ने हमारे देश के साथ परिस्थितिक बदलाव के कारण मुगलों का साथ दिया। तो ये गलती मेवाड़ की नहीं है, ये गलती उन लोगों की जिन्होंने कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार और अपने उपयोग के अनुसार अपने स्वार्थवश कुछ और चीजों को चुना। चुनने वालों की अपनी स्वतंत्रता थी, वो कुछ भी करें, कुछ भी लिखे, कुछ भी काम करें, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन सच्चाई यही है कि मेवाड़ ने अपनी सक्षमता से मुगलों का सामना किया, आक्रांताओं का सामना किया और पूरे 1300 साल किया, कोई 1-2 साल नहीं किया। इसलिए हमारे औजार, हमारे हथियार कहीं कमजोर नहीं थे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक भटनागर सर। प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा सर जुड़ चुके हैं। सर आप वीडियो ऑन करेंगे तो शायद हम, यस सर, हाँ सर, आपको होस्ट बना दिया गया है। आप अपनी बात करें उससे पहले आपका संक्षिप्त परिचय। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी शर्मा, आप प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट मीरा गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर में। आपने महाराणा प्रताप पर पहली पीएचडी करी है और आपकी महाराणा प्रताप की एक विशेष पुस्तक राष्ट्र रत्न प्रताप विश्वविख्यात पुस्तक है। आपके 50 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित है, 5 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित है और आप थोड़ा विलंब आपको हुआ है क्योंकि आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स और हल्दीघाटी विजय दिवस से संबंधित उदयपुर में लगे हुए थे। आप हल्दीघाटी को भी नमन करके ही पधारे हैं, लेकिन समय पे आप हमसे जुड़ गए, आपको धन्यवाद। आपका उद्बोधन के लिए आग्रह है। अनम्यूट करें सर, सर अनम्यूट कर लें। यस सर। मैं सर्वप्रथम आप सभी को आज हल्दीघाटी दिवस के 450वीं जो वर्षगांठ है और विशेष करके जो आपने पहला इतिहास में जो इस डिपार्टमेंट में युद्धों में पशुओं के योगदान पर जो कार्य किया था, उस चेतक की आज 450वीं शहादत दिवस है। उस पर मैं आप सभी को नमन करता हूं और मैं विलंब थोड़ा हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये विलंब मेरा, मैं प्रताप के वहीं से एक बार तो ज्वाइन हुआ था प्रताप के राष्ट्रीय स्मारक से, और मुझे ये कहा कि आधा पौन घंटा और मुझे मिल सकता है, तो मैं घर पहुंच गया। आप देखेंगे कि हल्दीघाटी की मिट्टी का तिलक जो है इसका आप भी दर्शन कर पाएंगे। मैं सीधा आते ही पीयूष जी के इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं और मेरे पहले जो पूर्व वक्ता सभी रहे हैं सबको मैं आदर सहित सादर अभिवादन करता हूं, विशेष करके हमारे अग्रज श्री कृष्ण जुगनू साहब को। आज चूंकि हल्दीघाटी का दिवस है और अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारी इस हल्दीघाटी महाराणा प्रताप और हमारे मेवाड़ के इस वैश्विक जो एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध है उसको लेकर के हमारी जो विश्व में पहचान है उसको लेकर के आज जितने सेलिब्रेशन हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये हमारी उस समृद्धता का और हमारी व्यापकता का और विराटता का द्योतक है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के दिवस पर पीयूष जी के द्वारा ये बड़ा बीड़ा उठाना जो कि अकादमिक यज्ञ है, उस अकादमिक यज्ञ में मेरी भी आहुतियां हो जाएगी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। क्योंकि मुझे जो विषय अलॉट किया गया था हल्दीघाटी युद्ध, आप देखें कि अक्सर मैं एक चीज से शुरू करता हूं कि कहा गया है कि यद्यपि है न प्रताप जग में तदपि प्रताप प्रताप, आर्यन को उत्साहप्रद यवनन को संताप। आप देखिए कि प्रताप का जो नाम है वो आर्य यानी श्रेष्ठ लोगों को उत्साह देने वाला है, और जो यवन वृत्ति के लोग हैं, यवन जाति से मतलब नहीं है, यवन वृत्ति है। जो भी इस मातृभूमि को मातृभूमि नहीं समझता, राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझता, जो कि दूसरों के अधिकार पर कब्जा करना चाहता है, दूसरे के धन पर, दूसरों के यश पर कब्जा करना चाहता है, ये यवन की मूल प्रकृतियां हैं। वो लोग जो है प्रताप का नाम सुन करके बड़े निराश होते हैं, क्योंकि प्रताप ने जो अपना संघर्ष किया था, आप देखें कि मध्यकाल का जो एक इतिहास का जो क्षेत्र है, उस इतिहास के क्षेत्र में हम देखें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट है आप युद्ध नीति का। अभी मैं सुन रहा था कि किस तरह से मैदान के युद्ध थे, किले के युद्ध थे। आप देखें कि हम अक्सर छापामार युद्ध नीति की शुरुआत हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में करने की बात करते हैं, लेकिन हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि उनके महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी ने चित्तौड़ के आक्रमण के समय जब अकबर ने आक्रमण किया था, तब जिस युद्ध नीति का पालन किया था वह छापामार युद्ध नीति थी, गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसका हमें वो भारतीय युद्ध नीति है जिसको अटाविक युद्ध प्रणाली के नाम से शुक्र नीति में और चाणक्य नीति में जिसका वर्णन किया गया है, तो ये भारतीय युद्ध नीति थी। और उस शास्त्र की परंपरा में तो छापामार युद्ध नीति की शुरुआत का बीजांकरण जो है वो मुगलों के आक्रमण को लेकर के महाराणा उदय सिंह मेवाड़ में कर चुके थे, और प्रताप ने जो हल्दीघाटी युद्ध का
में युद्ध लड़ने का जो निर्णय लिया है, उनकी युद्ध परिषद ने जो निर्णय लिया है, रामसात तंवर की जो राय थी, उनके जो पंडित थे, उन पंडित की जो राय थी कि किस तरह से ये जो युद्ध है ये मैदानी भाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांडल में रुकने के बाद में मुगल सेनाओं ने, जिसका नेतृत्व मानसिंह कछवाहा और आसफ खां कर रहे थे, और वहां सारी सेना का एकीकरण हुआ था, जो सेना फतेहपुर सीकरी से भी चल करके आई थी, अजमेर में भी जो उनका युद्ध का सेना का जो डिपो था, और राजपूताना की जो अधीनस्थ शासक थे उनकी सेनाएं भी वहां पर आकर के एकत्रित हुई है, और वहां से वो सेना लेकर के मांडल में आकर के 2 महीने तक इंतजार करता रहा कि प्रताप जो है वो अति उत्साही हैं और वो युद्ध के मैदान में आएंगे, और उसके लिए उन्होंने अपनी तोपों की तैयारी कर रखी थी। लेकिन आप देखिए कि प्रताप इतने रणकुशल थे, चतुर थे, और उन्होंने अपने पूर्व के इतिहास से, जो खानवा हुआ था, उसके पहले के जो युद्ध हुए थे, चित्तौड़ का जो हुआ था, उससे निश्चित रूप से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, और इसीलिए युद्ध परिषद में रामशाह तंवर ने हल्दी घाटी से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया कि हम हल्दी घाटी में ही, ये जो हमारा प्राकृतिक दुर्ग है अरावली, इस अरावली का जो लाभ है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिकता है, उस भौगोलिकता का हमारे युद्ध के अंदर बड़ा महत्व है, और उसको अपने युद्ध नीति में शामिल करते हुए हल्दी घाटी युद्ध स्थल का, जो अरावली का प्रसिद्ध दर्रा है, उसका चयन किया गया। इसलिए छापामार युद्ध नीति की जो शुरुआत है, उसको हमें चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह जी के गिरवा में आने से, वहां से उसका बीजांकरण हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में उसकी शुरुआत की गई थी, ऐसा इतिहासकार के अध्ययन के नाते मैं ऐसा नहीं मानता। साथ ही चूंकि हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के वाम पास, दक्षिण पास, हरावल, चंदावल, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मुझे समय दिया गया है, उसमें मैं इसको बहुत ही संश्लिष्ट करना चाहता हूं कि इस युद्ध में जो प्रवृत्त हुआ है, जिस युद्ध को लेकर के 1572 से लेकर के, आप देखिए कि 1572 में मुगल कोर्ट की जिसको अभी तक तथ्यों के आधार पर नहीं आया है, लेकिन वो तथ्य बाद की घटनाएं उसको प्रमाणित कर देती है कि 1572 में कि खुद अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ के अंदर कोई ऐसा डमी शासक बने और वो शासक मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि नागौर दरबार में मेवाड़ ने जाकर के अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए जगमाल को लेकर के अकबर की रुचि थी। लेकिन जब यहाँ के हितैषी सामंतों ने और मेवाड़ की प्रजा ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया, प्रताप को अपना शासक चुन लिया, जो मैं मानता हूं कि राजतंत्र के अंदर सबसे बड़ा एक प्रजातंत्र का जो गुण है वो हमें यहाँ पर मेवाड़ में देखने को मिलता है। और यहाँ की जो परमेष्ठी शासन व्यवस्था थी कि यहाँ का जो दीवान है वो दीवान कौन होगा, उसको पहली बार इस तरह से सामंतों के द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराणा उदय सिंह को भी सामंतों ने मदद करके उनको चित्तौड़ का महाराणा बनाया था, मेवाड़ का महाराणा बनाया था, तो उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इस इवेंट में, लेकिन जब जगमाल को पदच्युत कर दिया जाता है, तो उसके बाद में आप देखें कि जगमाल और उसका भाई सगर सभी जाकर के मुगल कोर्ट के हिस्से बनते और वहां से जागीरें प्राप्त करते हैं। तो उससे पता लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो लिंक था वो अकबर से बना हुआ था। इसलिए प्रताप के महाराणा बनने के बाद में 1572 से लेकर के कहने के लिए वो सुलह कुल नीति, जो तथाकथित नीति है सुलह कुल की, उस नीति को आगे रखते हुए और अपना ये बताते हुए कि मैं कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं मौका देना चाहता हूं, मैं अवसर देना चाहता हूं, ये कूटनीति का हिस्सा था। और वो 4 जो सुलह कुल के जो प्रयास किए गए थे, जो 4 जो डेलीगेशंस भेजे गए थे, उन डेलीगेशंस के माध्यम से प्रताप को 4 जाल फेंके गए थे। सबसे पहला जो जाल था वो वाकपटु का जो सबसे बड़ा उस समय का कारीगर था कोरची के द्वारा जो वाकपटु माना जाता था, जो बातों से युद्ध नहीं लड़ना पड़े और बातों से जाकर के उस समस्या का समाधान कर दे। लेकिन प्रताप उसके वाकपटुता के जाल में भी नहीं आए। दूसरा जाल जो फेंका गया था वो उस समय का राजपूताने का युवा राजपूत नेता जो था, जिसकी मुगल कोर्ट में तूती बोलती थी और जिसको अकबर ने मुगल कोर्ट की सबसे बड़ी उपाधि फरजंद के नाम से जिसको उपग्रहित किया था, वो मान सिंह यहाँ पर आया था।
और उसके युवा बल होने का जो एक पीछे जो एक पर्दे के पीछे जो उसने अपनी ताकत का जो डूंगरपुर को जीतते हुए आना, अपनी सेनाओं को लेकर के आना, एक तरह का भय का वातावरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी प्रताप पर नहीं चला। और जब ये पता लगा कि वो राजकुमार है, राजकुमार के लिए महाराणा नहीं आते, तो इस चीज का प्रयोग करते हुए उसके पिता भगवान दास को भेजा गया, जो कि राजपूती शौर्य के और राजपूती जातिगत वरिष्ठता के परिचायक थे, लेकिन वहां पर भी काम नहीं चला। आप देखें कि उसके बाद में हिंदू हथियार का प्रयोग करते हुए राजा टोडरमल को भेजा गया। तो ये हल्दीघाटी युद्ध की मैं मानता हूं कि मैदान का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को शुरू हुआ था, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस युद्ध की जो शुरुआत थी, जिसको शीत युद्ध कहा जा सकता है, इस शीत युद्ध की शुरुआत हमें युद्ध की तैयारियों में, इस तरह के प्रयासों में 1572 से हमें देखने को मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से सेना वहां मुगलों की जो मोलेला के वहां पर बनास नदी के आके किनारे आकर के उन्होंने अपना कैंप डाला और वहां पर ठिठकी हुई सी खड़ी रही। और उसके एक दिन पहले मान सिंह का यहाँ का मुआयना करना, और गुप्तचरों द्वारा जब प्रताप को कहा जाता है कि मान सिंह अकेला है, लेकिन प्रताप का भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए उसको कैद नहीं करना, उस पर हथियार नहीं उठाना, ये हमारे कुछ ऐसे नैतिक पहलू हैं कि जिन नैतिक पहलुओं पर इतिहास में बहुत ही कम रेखांकित किया गया है। क्योंकि प्रताप ने कहा कि हमारा जो संघर्ष है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। प्रताप की मान्यता थी कि हमारा जो संघर्ष है वो भारतीय और अभारतीय का संघर्ष है, वो विदेश से आयातित जो विचारधारा आई है, जिसके पुरोधा बाबर ने यहाँ पर जो मतलब कि जो विचारधारा ज्ञापित की है, जो तलवार के बल पर मतलब कि अपना शासन कायम करना चाहते हैं, साम्राज्यवादी लिप्सा से वो सबका अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं, और अकबर ने सामाजिक रीति रिवाज की और सामाजिक संबंधों की नीति चला करके पूरे राजपूताना का अधिग्रहण किया था लगभग। तो इस तरह के वातावरण में प्रताप जैसे विराट व्यक्तित्व की जो समझ है वो हमारे को इस युद्ध में समझनी होगी कि किस तरह से प्रताप ने, आप देखें कि इस युद्ध नीति का खुलासा जो है कि जो सेना युद्ध करने के लिए आई है, इतनी दूरी से आक्रमण करने के लिए आई है, जिसके पास में इतनी हजारों की संख्या, आप देखें कि 1:5 का रेशो था, 5 गुनी सेना थी मुगलों की। हम अलग अलग सोर्सेज को देखें तो उनके निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि 5 गुनी मुगलों की सेना थी, और मुगलों की तोपों को, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि मुगलों की तोपों को तो पहले ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि हल्दी घाटी के दर्रों में और पहाड़ी इलाकों में उनका प्रवेश वर्जित था। वो लिखते हैं कि जहां पर 2 घुड़सवार भी उस दर्रे के अंदर एक साथ नहीं जा सकते, ऐसी, जैसा कि हमने जुगनू साहब ने और मेरे रिसर्च के समय बताया था कि ये जो घाटी है सर्पिलाकार है, यहाँ पर एक सर्प व्यू का निर्माण किया था, क्योंकि चक्र व्यू का निर्माण हमारे महाभारत में कई व्यूओं का वर्णन मिलता है, और गोगुंदा में आगे जाकर के मकड़ व्यू का निर्माण किया था, जिसमें सब कैद हो गए थे और सब मरते मरते बचे थे। तो इस तरह की जो सर्पिलाकार घाटी है, जिसके अंदर उनकी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो प्रताप ने इनिशिएटिव लिया आक्रमण करने का। तो यहां से मैं मानता हूं कि हमें प्रताप की इस युद्ध नीति की विवेचना जो है और उनके जीत के जो संदर्भ है वो यहां से तय होने चाहिए कि ये जो बड़े हुए मनोबल है, बड़ा हुआ जो आत्मविश्वास है, ये मानसिकता किसकी है। इतनी बड़ी सेना लाने के बाद में भी, इतनी बड़ी सेना के सिपह सालार और सेनापति होने के बाद में भी आप देखें कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो युद्ध में साहस का बड़ा महत्व होता है। मैं मानता हूं कि पहला साहस का जो कदम था, हमें यहाँ पर साहस का मूल्यांकन करना चाहिए कि वो प्रताप का था। अब आप पर्शियन सोर्सेज को ही देख लीजिए कि किस तरह से पर्शियन सोर्सेज लिखते हैं कि भेड़ों की तरह से उनके जो झुंड थे वो भागने लगे। अरे भाई, हमने जो अबुल फजल जो युद्ध के मैदान में नहीं आया, जो कि दूरदर्शन कर रहा था, वहां से जाने के बाद में जो समाचार थे उसके आधार पर उसने अपनी पुस्तक लिखी। उस अबुल फजल की उंगली को पकड़ करके हमने कई इतिहासकारों को चलते हुए देखा और उन्होंने उसकी टिप्पणी को ज्यादा ऑथेंटिक माना। आप देखेंगे जिसकी आई विटनेस है, जो बदायूनी खुद यहाँ पर मौजूद है, खुद युद्ध लड़ रहा है, कलम का भी धनी है, तलवार का भी धनी है, वो लिख रहा है कि भेड़ों के, आप शब्द का प्रयोग देखिए कि भेड़ों के झुंड की तरह से, जैसे कोई सिंह का आक्रमण हुआ हो और भेड़ों का झुंड भागता है, और वो इस तरह से तीर लगने पर कैसे सैयद बंधु भागने लगे। ये जो सारा एक लबो लुआब है, और कह रहा है कि 5-6 कोस तक हमारी सेनाएं भागती रही।
और वहां जाकर के मेहतर खां के द्वारा एक झूठी सूचना, एक झूठा ढिंडोरा पिटवाना कि अकबर जो है अपनी मुगल फोर्स के साथ में, रिजर्व सेना के साथ में वहां पर आ गया है। वो भागती हुई सेना बनास नदी के तालाब के वहां जाकर के रुकती है। ये दृश्य आपको क्या कह रहे हैं? तो एक मैं मानता हूं कि जो अकबर का उद्देश्य था कि वो किस उद्देश्य को लेकर के इस युद्ध में प्रवृत्त हुआ, आक्रमण किया, वो जग जाहिर है कि महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनाना, महाराणा प्रताप को अपने कैदी बनाना, महाराणा प्रताप को अपने कोर्ट में हाजिर करना, उसको खिलत पहनाना, उसके घोड़े पर निशान लगाना और महाराणा प्रताप को मार करके मेवाड़ पर कब्जा करना। मैं मानता हूं कि इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जो इतिहासकार है या कोई भी भारत का नागरिक है या विदेश का भी कोई नागरिक है, वो ये मानेगा कि यही उद्देश्य थे। और ये खुलेआम बात है कि क्या उद्देश्य में अकबर को आजीवन आद्यंत सफलता मिली क्या? ये जो सारे उद्देश्यों को लेकर के जो मेवाड़ अभियान किए गए, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, उसके बाद में अकबर का स्वयं का आना हो, उसके बाद में शाहबाज खान का आना हो, 2-2 3-3 बार उसका आना हो, जगन्नाथ कछवा का आना हो, अब्दुल रहीम खान खाना का आना हो, आप देखें कि लगातार इतने अभियान होने के बाद में भी क्या इन उद्देश्यों में अकबर सफल हुआ क्या? तो मैंने जो आधार बनाए वो 3 आधारों की चर्चा मैंने शोध में की कि उद्देश्यगत आधार पर हम देखें तो क्लियर कट पराजय जो है वो अकबर के मुगल सेना के हिस्से में जाती है और उद्देश्यगत आधार पर विजय प्रताप की सेना की होती है, प्रताप की होती है। दूसरा, यदि हम दृश्य देखें क्रियागत आधार पर, अब जो क्रियाएं युद्ध में हो रही है जिसका जिक्र मैंने किया कि युद्ध का आक्रमण करने का इनिशिएटिव लेना, उसके बाद में भेड़ों की झुंड की तरह से सेनाओं का भागना, ये सारे जो वर्णन है, फिर झूठी अफवाह के द्वारा वहां इकट्ठे होना। और आप देखें कि प्रताप सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मानसिंह हाथी पर उस सेना के मध्य भाग में था और उस मध्य भाग में जाकर के प्रताप का अपने द्वारा आक्रमण करना, ये आक्रमण का इनिशिएटिव भी प्रताप ले रहे हैं कि जो मानसिंह पर सीधा आक्रमण कर रहे हैं। और उस आक्रमण के पहले आप देखें, मैं चेतक को धन्य मानता हूं, चेतक का शहीद दिवस भी है कि प्रताप ने तो भाला बाद में चलाया था, उसके पहले हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे यहाँ के शहादत देने वाले हुतात्मा चेतक ने उस मर्दाना मुगलिया हाथी का मान मर्दन पहले कर दिया और अपने मेवाड़ की मिट्टी की, हल्दी घाटी की जो मिट्टी थी उसकी धूल से उसके मस्तक पर अपनी टापों को खड़ा कर दिया। आप देखिए, और उसके बाद में मानसिंह का हौदे में चिप करके अपने प्राणों की रक्षा करना। आप देखिए काफी सोर्सेज लिखते हैं कि किस तरह से मानसिंह का मावत मारा गया, मानसिंह का हाथी असंतुलित हो गया, मानसिंह ने ओहदे में छुप करके अपनी प्राणों की रक्षा की और किस तरह से मानसिंह का हाथी वहां से युद्ध क्षेत्र से, उस जगह से जहां पर प्रताप का आक्रमण चल रहा था, वो वहां से पीट करके निकलता है वहां से। अब आप एक बात बताइए कि ये अक्सर सोर्सेज में लिखा गया कि साहब प्रताप ने रिट्रीट किया। भाई साहब एक बात बताइए मुझे आप कि मुगल सेना का 6 कोस का रिट्रीट किसी को दिखाई नहीं दिया। मानसिंह का वहां से ओहदे में छिप करके रिट्रीट करना, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। मतलब ये बड़े आश्चर्य का विषय है। और भी आगे रिट्रीट में बताऊंगा, लेकिन रिट्रीट का सही प्रयोग जो है वो सिर्फ पलायन के लिए, पलायन शब्द, भगोड़े शब्द का प्रयोग प्रताप के लिए किया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन शब्दों को पकड़ करके इतिहास की लेखनी चलती रही, कभी भी उसको झांकने की कोशिश नहीं की कि अरे भाई देखो तो सही है, क्या वो रिट्रीट नहीं था, अरे उनका आदमी लिख रहा है, बदायूं नहीं लिख रहा है। तो वहां से प्रताप ने जब ये सूचना चेतक के घायल होने की मिलती है, प्रताप अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर हमें गुरिल्ला युद्ध नीति को, छापामार युद्ध नीति को और हमें अटाविक युद्ध नीति को, 8वीं युद्ध प्रणाली को समझना होगा। इस युद्ध नीति में जितना महत्व संलग्नता का होता है, उतना ही महत्व स्थान परिवर्तन का भी होता है। आप इस युद्ध नीति को, ये भारतीय युद्ध नीति है, इसके लिए युद्ध शास्त्र पढ़ने होंगे। उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो महत्व होता है वो महत्व किस तरह का महत्व है, कब कौन सा कदम आपको उठाना है। जब सामने वाला शत्रु भी वहां से निकल रहा है अपनी जान बचाने के लिए, तो प्रताप जो है वो चेतक के घायल होने पर उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन करके वो अलग आए और वहां पर सेनाएं लड़ रही थी। तो ये इस तरह का जो एक परिदृश्य है, ये जो
हम देखें कि क्रियागत जो आधार है, अब उसके बाद की जो क्रियाएं हैं, उसके बाद की क्रियाएं अगर आप देखिए कि किस तरह से युद्ध के समाप्त होने के बाद में जो भय व्याप्त हो गया था, और मुगल सेना जो है, भाई साहब एक बात बताइए, जो जीता हुआ होता है उसका साहस कितना होता है, वो शत्रुओं को कुचलता हुआ उसके ऊपर अपना मार्ग बनाता है। जैसा कि चित्तौड़ के ऊपर सारे जो निर्दोष लोगों का जो कत्लेआम किया था, उनके सर मुंडों को काट करके उसके ऊपर दूसरे दिन गाजी की उपाधि अकबर ने धारण की थी, फतेहनामा जारी किया गया था जिसका अनुवाद जुगनू जी ने करवाया था। वो फतेहनामा, चित्तौड़ का जो फतेहनामा है, हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है कि विजय जो होती है, वो विजय किस तरह से अपना जो एक डंका पीटती है, शंखनाद करती है, ये हमें चित्तौड़ के किले में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखें कि ये जो क्रियागत है वो छिप करके फिर दूसरे दिन का चयन करके डरे डरे से रास्तों को बदल करके गोगुंदा पहुंच रहे हैं, और गोगुंदा पहुंचने के बाद में भी खाई खुदा करके दीवारें बना करके वो, और उसके अंदर क्योंकि वो क्या क्या लेकर के जाएं, वहां बदायूनी को हम एक कोट हम मुझे याद आता है, वो लिखता है कि हल्दी घाटी युद्ध की एकमात्र उपलब्धि ये राम प्रसाद आती जिसको मैं लेकर के जा रहा हूं, तो उसका कोई भी रास्ते में विश्वास नहीं कर रहा है, वो प्रताप को अपराजय मानते हैं, और फतेहपुर सीकरी तक गया है अजमेर होता हुआ, लेकिन किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया, और लिख रहा है एकमात्र उपलब्धि। ये एकमात्र उपलब्धि क्या है, क्योंकि बताने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब ये सारी सूचनाएं आप देखें कि जब दरबार के अंदर जाती है, जब इसका विमर्श होता है वहां पर, तो और यहाँ पर ये लोग जो है कि क्या मुंह दिखाएं जाकर के, क्या बताएं हम, ये इस पोजीशन में थे, और वहां पर उनके भूखे मरने की नौबत आ जाना। और मैं चूंकि अभी आम का सीजन चल रहा है, केरियों का सीजन चल रहा है, तो मैं हल्दी घाटी युद्ध के इस मुकाम पर उन आमों को भी जो है मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं कि हमारे मेवाड़ के आमों ने भी उनकी हालत खराब कर दी थी, उनको दस्ते लगा दी थी मुगलों को, और जो वहां पर रुके हुए थे, और उनको मांस खाने के लिए वो आतुर हो गए थे, इतनी रसद पानी की व्यवस्था सारी काट दी गई थी। लेकिन भय के इस वातावरण को अकबर के बुलावे ने उनको बचाया, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ में वहां जाने पर अगर हल्दी घाटी का युद्ध निश्चित रूप से अगर उस उद्देश्य को प्राप्त किया होता, तो एक बात बताइए, जिसको मुगल मनसबदारी का सबसे बड़ी मनसबदारी प्राप्त थी, जिसको सबसे बड़ा मानद उपाधि फर्जंद की उपाधि प्राप्त थी, जो सबसे प्राणों से प्यारा था मानसिंह कछवाहा, क्या उसको 6 महीने की ड्यूटी माफ करने की सजा दी जाती क्या, या उसको इनाम और इकरार दिए जाते? ये बातें बहुत कुछ कहती है, ये परिदृश्य बहुत कुछ कहता है। और वहां पर उन्होंने अपनी इस हार का जिम्मा, अपनी इस हार का, क्योंकि ये दृश्य भी अकबर के सामने गए कि प्रताप के आक्रमण करने के बाद भी मानसिंह हाथी के ओहदे में छुप करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। अरे जिस मानसिंह के ऊपर मुगल सेना ने और मुगलों ने और राजपूताने के अधीनस्थ राजपूतों की सेना ने मूंछों पर नींबू ठहराए थे, क्योंकि उसके पहले मानसिंह वीर व्यक्ति थे, कई युद्ध उन्होंने जीते थे, मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में उनका अभूतपूर्व योगदान था, आगे भी उन्होंने योगदान दिया है बंगाल बिहार में। तो लेकिन यहां पर आप देखें कि प्रताप जैसे लोह पुरुष के सामने, प्रताप के प्रतापी व्यक्तित्व के सामने मानसिंह का जो युद्ध कौशल था वो बहुत ही फीका हमें नजर आता है। तो यहाँ पर वो जो परिदृश्य है, उन परिदृश्यों को अकबर ने बैठे बैठे वहां पर रीड कर लिया था सब सूचनाओं के आधार पर, इसीलिए उसने उनको सजा दी थी, ड्यूटी माफ की थी कि, और मैं मानता हूं कि इससे बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं होती कि आप 6 महीने तक दरबार में नहीं आओगे। दरबार में नहीं आने का मतलब होता है कि आप शक्ल नहीं बताओगे, शक्ल नहीं बताने की सजा। मैं मानता हूं कि शायद ये इतिहास में पहली सजा होगी जो कि इस तरह की सजा मुगल कोर्ट के द्वारा मानसिंह कछावा और आसफ खां को दी गई थी। अब ये जो छापामार युद्ध नीति के जो प्रयोग हैं, आप छापामार युद्ध नीति के जो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं कि कहां पर युद्ध की सन्नद्धता है, कहां पर विलग होना है, कहां पीछे हट करके आक्रमण करना है, कहां पर, और उस भौगोलिकता का कितना फायदा हमें उठाना है। भाई साहब हल्दी घाटी की जो टोपोग्राफी है
वो टोपोग्राफी भी अपने आप में कह देती है कि एक सेना नीचे से आ रही है, एक सेना ऊपर से आक्रमण कर रही है। आप देखें कि कितने युद्ध विश्व में इतने हुए हैं जहां पर जो सेना नीचे से है वहां पर एक दबाव, ऑटोमेटिक एक दबाव आ जाता है। ऊपर से फेंका हुआ पत्थर भी तोप के गोले का काम करता है, और नीचे से चलाया हुआ अगर तीर भी है तो हवा में जाकर के लहराने लग जाता है। इस हल्दी घाटी ने मात्र एक माँ की तरह से हम मेवाड़ की सेना की और हमारी रक्षा की है। तो उस टोपोग्राफी को, उसकी भौगोलिकता को भी, गुरिल्ला युद्ध नीति जो यहाँ पर प्रताप के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, जिसने किलों की युद्ध नीति को, मैदान की युद्ध नीति को छोड़ करके एक जो टर्निंग पॉइंट है, उसके पहले सेना के बड़े अधिकारी, मैंने थोड़ा बहुत सुना था हल्दी घाटी से ही, वो कह रहे थे, वो सेना के व्यू बता रहे थे। तो मेरा मानना है कि वो इन चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे कि किस तरह से ये जो एक टोपोग्राफी है, इस टोपोग्राफी का जो है पूरा फायदा यहाँ की जो स्थानीय सेना थी, मेवाड़ की जो सेना थी, उसको मिला। और जब मुगल कोर्ट में हल्दी घाटी को उसका कारण ठहराया गया कि साहब हम इस युद्ध को हल्दी घाटी के कारण हारे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पराजय जो होती है, हमारी असफलता जो होती है, वो कहीं न कहीं लाइबिलिटी जो है वो दूसरों पर फिक्स करने की कोशिश करती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमेशा से चली आ रही है। और ये साइकोलॉजी का प्रयोग जो है आज हम भी देखते हैं, हमारी कोई गलती होती है तो कहीं न कहीं हम उसको दूसरे के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ई फॉर बट का प्रयोग करते हैं। अगर हल्दी घाटी नहीं होती तो हम जीत जाते, हल्दी घाटी के हम आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे युद्ध हैं, कौन कौन से ऐसे मैदान हैं जहां पर मुगल सेना ने जाकर के युद्ध किया, फतेह की, और जो अपराजय सेना का तमगा लिया। वहां पर अकबर स्वयं बाद में इसके लिए गया हो कि मैं उसको देख करके आता हूं। ऐसा कोई भी युद्ध का मैदान बंगाल, बिहार, गुजरात वगैरह पर सब जगह आप देख लें, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखेंगे ठीक 13 अक्टूबर को जो है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में खुद अकबर हल्दी घाटी को देखने के लिए आता है कि ऐसी क्या हल्दी घाटी है जहां पर अपराजय मुगल सेना, इतिहासकारों ने तो मुगल सेना जीत गई थी, अब फिर के लिख दिया कि अनिर्णित युद्ध था और ये युद्ध बहुत लंबा चला, 1585 दिवेर के बाद भी 85 तक चलता रहा। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, ये मेवाड़ का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर कर्तव्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, यहाँ पर मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया गया था। एक साम्राज्यवादी लिप्सा को और नौरोज का मेला लगाने वाले, जो स्त्रियों का व्यापार करने वाले जो लोग थे, खरीद फरोख्त करने वाले लोग थे, जो आयातित एक सभ्यता तो क्या कहेंगे उसको, वो सभ्यता भी नहीं कही जा सकती है, वो जो एक विकृति थी, वो जो विकृति पूरे हिंदुस्तान को लीलना चाहती थी, वहां पर मैं कहता हूं कि मेवाड़ के एकलिंगनाथ के परमेष्ठिक शासन जो यहाँ पर स्थापित किया था, यहाँ के शासक एकलिंगनाथ है, और वहां के दीवान ने यहाँ पर जो है हम देखें मेवाड़ की प्रजा ने कंधे से कंधा लगा करके 36 कौमों ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी शहादत दी थी। और आप देखें कि जो मुगल सेना का जो एक आंकड़ा आया है और उसके पहले जो वर्णन हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो कंफ्यूज है। वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि अपने राजपूत कौन से हैं और इनके राजपूत कौन से हैं। बदायूं नहीं लिख रहा है, मैं किस पर तीर चलाऊं। वहां पर उसको ये कहा जा रहा है कि तुम तो तीर चलाओ, राजपूत कोई भी मरता है, इससे फायदा तो इस्लाम को ही होना है, काफिर ही मरेगा। ये मानसिकता आप देखेंगे हल्दी घाटी में कितनी मुखर थी, और इस मानसिकता के इतने मुखर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर भी एक ऐसे हकीम का सूर जो कि अपने 1000 अफगानों के साथ में यहाँ पर इस युद्ध में शामिल हुए थे, वो शेरशाह सूरी के वंश परंपरा में आते हैं। सलादी तंवर का नाम लिया गया था उसके पहले कि सलादी तंवर ने किस तरह से खानवा में उन्होंने विश्वासघात किया था। आप देखिए विश्वासघात हुआ, लेकिन उस विश्वासघात का परिमार्जन हमारे यहाँ पर रामशाह तंवर अपनी 3 पीढ़ियों का एक ही युद्ध में 7 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर अपनी 3 पीढ़ियों की शहादत दे करके उस खानवा के युद्ध का परिमार्जन करते हैं। आज भी उनकी छतरियां कर्ण सिंह जी के द्वारा बनाई हुई हमें यहाँ पर विद्यमान मिलती है।
हमें इन चीजों को भी इतिहास में पढ़ना पड़ेगा कि सलदी तंवर का जो एक उदाहरण दिया जाता है, ये आप देखिए कि रामशाह तंवर ने अपनी 3 पीढ़ियां, एक धोखे के बदले अपनी 3 पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया मेवाड़ में आकर के। ये मेवाड़ की धरा जिसके लिए वो तो मेवाड़ के बाहर के थे। तो हल्दी घाटी युद्ध के ये जो परिदृश्य हैं, ये जो सारे दृश्य हैं, इन दृश्यों को और युद्ध नीति को और विशेष करके जो मुगल कोर्ट की जो लेखन हुआ है, वो आप देखें कि पर्शियन सोर्सेज जिनकी आपस में इतनी कंट्रोवर्सी है और जो बिटवीन द लाइन्स है, जो छिपाया जा रहा है, अबुल फजल के द्वारा जो छिपाया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। वहां पर सलीम के आने का सख्ती से मतलब कितने गलत चीजों को कितना प्रयोग किया गया है हमने, मतलब कि और मैंने देखा कि मेन सोर्स अबुल फजल को माना गया। तो ये जो एक बिटवीन द लाइन्स है, उनके आपस में जो लिखने, पर्शियन सोर्सेज में जो आपस में ही जो लिखने का जो एक गैप है, कंट्रोवर्सी है, अगर उसको भी ध्यान से पढ़ लिया होता। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो राजस्व रिकॉर्ड मिलता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो यहाँ करके पट्टे ताम्रपत्र मिलते हैं, वो भूमि के दान के जो ताम्रपत्र मिलते हैं, चेतक की समाधि के जो दान पत्र मिलते हैं, ब्राह्मणों को दान में जो दान, किसानों को देने के जो ताम्रपत्र मिलते हैं, कपासन, गुंगुचा, गोगुंदा वगैरह, ये सारा मैदानी क्षेत्र के भी जो आप देखें कि यहाँ पर अकबर के द्वारा चित्तौड़ के किले को जीता तो वहां फौजदार बिठाया, चित्तौड़ के किले के राजस्व को अजमेर के सूबे से जोड़ा गया, मांडल को जोड़ा गया, किलेदार बिठाया, अपनी सेना को रखा, फौजदार बनाए, वहां की व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। आप एक बार भी बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा अधिग्रहण, उन्होंने भूमि का भी अधिग्रहण नहीं कर पाए, तो राजा को नहीं जीत पाए, राजा को कैद नहीं कर पाए, राजा को मार नहीं पाए, राजा को बंदी बना करके मुगल कोर्ट में खिलत नहीं पहना पाए, घोड़े पे दाग नहीं लगा पाए, मेवाड़ की पगड़ी को झुका नहीं पाए, यहाँ पर से उनकी सिक्का नहीं चला। यहाँ का जो सारा था अजमेर के सूबे में उसका कोई प्रबंध नहीं हुआ, अजमेर के सूबे से उसको नहीं जोड़ा गया। यहाँ की भूमि पर प्रताप के आदेश चल रहे हैं, प्रताप का अधिकरण है, प्रजा उसके फॉलो अप में है। मतलब ये कितनी चीजें हैं परिदृश्य में, इन सारे परिदृश्यों को इनको व्याख्या की जरूरत थी, इनको उसके आधार पर। तो ये जो ताम्रपत्र थे कि भाई जो राजस्व रिकॉर्ड है, उस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर हम देखें तो उसके बाद में और बाद की जो प्रशस्तियां हैं, चाहे वो जगदीश प्रशस्ति हो, चाहे वो प्रयागराज प्रशस्ति हो, उनको ठीक है इतिहास में उनको एक प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं सुल्तानखेड़ा का अभिलेख वगैरह, वो उससे हमारे को पृष्ठबल मिलता है। लेकिन इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर और हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के उद्देश्यगत आधार पर, क्रियागत आधार पर और परिदृश्यगत आधार पर, इन तीनों आधारों के ऊपर जो एक विवेचना, मैं मानता हूं कि इतिहास को तथ्य बदलते हैं और तथ्य जो हैं वो तथ्य सबके लिए होते हैं, और उन तथ्यों का जो खुला प्रयोग है, वो तथ्यों का प्रयोग मैंने बाद के जो सारी चीजें थी उनको तर्क के रूप में बना करके एक पूरा एक विश्लेषण जो है हल्दी घाटी युद्ध का, आप देखें कि किस तरह से सारी जो गोगुंदा क्षेत्र है, उस पूरे गोगुंदा क्षेत्र को सिर्फ हल्दी घाटी के वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व या हरावल या चंदावल, इनमें ही सेनाओं की व्याप्ति नहीं थी। वो सेनाओं की व्याप्ति आप देखें कालेड़ा से लेकर के, ये अक्सर ये कहा जाता है कि साहब प्रताप के जो चिकित्सा शिविर था वो कोलियारी में लगाया था। अरे भाई साहब, यहाँ पर घायल हो रहे हैं, यहाँ पर कोलियारी जाते जाते दम तोड़ देते हैं। शुरू से कुछ इतिहासकारों ने कोलियारी को खड़ा, वहां पर तो परमानेंट कैंप था प्रताप की चिकित्सा इकाई का, परमानेंट हॉस्पिटल। लेकिन उस समय की जो आपातकालीन जो इकाई थी वो कालेड़ा लोसिंग के पास में बनी गई थी, वहां पर सभी का ट्रीटमेंट हुआ है, इसका सारा जो प्रमाण है उसके तथ्य मौजूद हैं, और उसका वो कालेड़ा में सब घायलों को पहुंचाया गया। आप देखें, और जो युद्ध के जो आंकड़े दिए गए उनमें दिया गया कि कुल 500 सैनिक तो घायल हुए और 350 के करीब हताहत हुए, उसमें से करीबन जो थे वो 350 राजपूत सैनिक थे। अब राजपूत सैनिक तो राजपूताना के जो अन्य शासक थे अधीनस्थ, उनके लोग भी लड़ रहे थे। मेवाड़ को बहुत कम से कम क्षति हुई है,
मेवाड़ की सेना को बहुत कम से कम क्षति हुई थी। ये छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति और ये जो हल्दी घाटी है, इसने हमारी उस समय भी रक्षा की है। और अब पराजय मुगल सेना को पराजय होने का जो सबसे बड़ा जो है, जो इनाम है, वो इनाम यहाँ से मिला है। इसीलिए आप देखें कि अगर युद्ध जीता है, अपनी सेना क्यों नहीं बिठाई, अपना थाना क्यों नहीं बनाया, अपनी छावनी क्यों नहीं बनाई, अपना फौजदार क्यों नहीं बनाया, अब यहाँ का राजस्व अपने सूबे में क्यों नहीं। अरे वहां का राजस्व प्रताप बलीचा गांव का चेतक की समाधि को समर्पित कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण, और आजाद हिंदुस्तान के बाद में भी भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद वहां पर जाकर के उस राजस्व को कहते हैं कि आजादी के बाद में भी यहाँ का जो राजस्व है, वो राजस्व यहाँ चेतक की समाधि की सेवा करने वाले ब्राह्मण परिवार को जाएगा। ये राजस्व रिकॉर्ड आज भी आजाद हिंदुस्तान का बोलता है। ये परिदृश्य, इन परिदृश्यों को बड़ा दरकिनार किया गया और मैंने कम से कम थोड़ा साहस करके उन परिदृश्यों को, उन क्रियागत को और उन उद्देश्यगत आधारों को उन ताम्रपत्रों के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, प्रताप का जो जनता फॉलो अप में थी, उस फॉलो अप के माध्यम से उन चीजों को मैंने एक अध्ययन करने की कोशिश की और वो मैंने आज आपके सामने पीयूष जी के माध्यम से, ये जो एक क्रिएटिव कार्य करते रहते हैं, और मैं मानता हूं कि समय मेरा जो दिया है शायद मैं उसको अतिक्रमण कर गया हूं, लेकिन प्रताप का विषय ऐसा है कि अगर मुझे 1-2 घंटे भी दें तो शायद मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो माननीय, मेरा एक ही निवेदन है कि प्रताप ने के लिए जो कहा गया कि उसको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि तुरक कहावसी मुख बतो इण मूसो इकलिंग उगे जाही उगसी प्राची बीज पतंग। भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रताप की ये थी कि वो चित्तौड़ के, उस समय प्रताप की जो उम्र थी, प्रताप की उम्र 27-28 साल के वो युवा थे उस समय, और अपने पिता की आज्ञा मान करके और चित्तौड़ के किले को युद्ध नीति गुरिल्ला के तहत गिरवा में आना पड़ा। और उन्होंने वहां दूसरों को, अपने मेवाड़ के सामंतों को वहां पर युद्ध के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा खाली कर दिया था, वहां पर मोर्चा लड़ा गया है और दूसरा मोर्चा यहाँ पर गिरवा में तैयार किया गया था। उस समय वो जो चित्तौड़ के अंदर जो ज्वालाएं भपकी थी, जो जौहर हुआ था, मैं मानता हूं कि जौहर की ज्वालाएं 5-7-10 दिन में शांत हो गई होगी, लेकिन वो जौहर की ज्वालाएं प्रताप के हृदय में धधकती रही, हर वक्त जलती रही। इतिहासकारों ने लिखा, प्रताप के सामने 2 विकल्प थे। अरे कोई विकल्प नहीं था प्रताप के सामने। प्रताप के सामने वो संकल्पवान पुरुष थे। जो संकल्पवान होते हैं वो विकल्पों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या विकल्प है। जो कायर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि क्या विकल्प हो सकता है। विकल्प तो आ रहे थे, प्रताप अकबर के दरबार से न्योते आ रहे थे, मान मुनव्वर की जा रही थी, कई विकल्प नहीं थे। वो संकल्पवान पुरुष थे। वो चिता, वो ज्वालाएं, जौहर की ज्वालाएं, उनको समेट के प्रताप ने अपने हृदय में रखा था और वो ज्वालाएं भभक रही थी। और वो ज्वालाएं आप देखें कि किस तरह से हल्दी घाटी के युद्ध में, आप यहाँ का जो अश्व भी है वो भी समझता था, अपने शत्रु को यहाँ का अश्व भी पहचानता था, कि तभी कहा कि प्रताप के इशारे को समझने वाला, प्रताप की पुतली को समझने वाला ऐसा अश्व वो अरबी नस्ल का घोड़ा था। आप देखें कि वो अरबी नस्ल की, मैंने ये अश्वशास्त्रों को लेकर के जुगनू जी के साथ में उसका अध्ययन किया और ये पता लगा कि ये जो अरबी नस्ल के जो घोड़े होते हैं, इनके नाप कितने अंगुल की होती है, कमर कितने अंगुल की होती है, उनकी क्या वीरता होती है। अक्सर जो घोड़े होते हैं वो हाथी को देख करके अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये घोड़ा सीधा जाकर के हाथी पर आक्रमण कर रहा है। अरबी नस्ल की घोड़े की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अश्वशास्त्र में स्पीकर, जब तक सर वापस जुड़ते हैं, मैं डॉक्टर अजय मोची से आग्रह करूंगा
कि वे हल्दीघाटी एक भौगोलिक चक्रव्यूह विषय पर अपनी बात रखें। आप अतिथि सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय खमनोर में कार्यरत हैं, हमारे ही विभाग के शोधार्थी रहे हैं और आपने मेवाड़ और जनजाति विषय पर काफी शोध किया है। आपने गोगुंदा ठिकाने के विषय पर कार्य किया है और आपके करीब 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है अजय, आप अपनी बात कहें। थैंक यू वेरी मच सर। सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मेरा जो टॉपिक है वो हल्दीघाटी एक भौगोलिक चक्रव्यूह के रूप में है। ये जो टॉपिक है मुझे काफी समय पहले दिया गया था और वर्तमान में मेरा जो पोस्टिंग है वो हल्दीघाटी खमनोर के पास में ही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरा डिटेल व्यू करना जरूरी है, क्योंकि सब बात करते हैं हल्दीघाटी की, लेकिन हल्दीघाटी वजह क्यों रखी गई, चुनने की वजह क्यों रखी गई, वो सबसे मेन पॉइंट होता है। जैसे सर ने भी पहले बताया, कर्नल साहब ने पहले बताया कि ज्योग्राफी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैन पावर। ज्योग्राफी की वजह से ही सारी चीजें हो जाती है और इतनी छोटी टुकड़ियां या सैनिक रूप से कमी होने के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं थी। चाहे वो पैसा ले लो, चाहे आप सैनिक संसाधन ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन संसाधनों का ही इतना अच्छा यूज किया कि उनका नाम आज विश्व में सब लोगों की जुबान पर है। तो मेरा जो ये टॉपिक है वो नेक्स्ट प्लीज सर। ये जो मैप है उसके अंदर आपको जो रिवर दिख रही है वो बनास रिवर है, जो कि कोमलगढ़ के पास में जो स्थान है अपना वेरो का मठ, वहां से निकलती है। और ये पूरी रिवर जो है वो मुख्य रिवर है जिसके अंदर हल्दीघाटी का युद्ध जो है इस नदी के पास में ही लगाया गया था। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख रहे हैं जो सबसे मेन जो मेवाड़ की जो विजिट होने की जो स्थान है या जो वजह है वो है आपका ये हल्दीघाटी का, सॉरी अरावली का जो पर्वतमाला है वो है पूरे एक तानपुरा के समान है और पूरी आड़ी है। इसका जो लोकल नेम है वो आड़ावली ही कहा जाता है, क्योंकि ये शत्रुओं को रोकने के लिए आड़ी के रूप में है। बिल्कुल जितना भी फोर्स पूरे विश्व ने जितना भी फोर्स लगाया, पूरे मुगल बादशाहों ने या किन्होंने भी जितना भी फोर्स लगाया, उसको मेवाड़ की जो धरा है उसको रोकने का काम इस अरावली ने किया है, इसलिए इसका नाम आड़ावली भी है। और मोनोदेंसी भी इसको मेवाड़ के महाराणाओं का शक्ति स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं गूगल मैप व्यू है और जहां आपको दो मैप दिख रहे हैं। फर्स्ट जो मैप है वो हल्दीघाटी का मैप है और आपको दिख रहा है कि वहां पे बिल्कुल डार्कनेस है, जो है ग्रीनिश जो है, बिल्कुल वो डार्कनेस लग रहा है आपको। वो पूरा हल्दीघाटी का जो दर्रा है वो बताया जा रहा है उसके अंदर कि कितना घना इलाका वो है। आज भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क आता भी नहीं है बिल्कुल भी। और आप सोचो उस जमाने में बिना नेटवर्क के या बिना किसी कम्युनिकेशन के भी कितना अच्छा उन्होंने अपने युद्ध को संचालन किया और फिर टेक्निक से काम किया। और जो आप सेकंड मैप पे जो आप देख पा रहे हैं वो जो रास्ता है कि नाथद्वारा से कैसे हल्दीघाटी होते हुए, लोसिंग होते हुए गोगुंदा आने का जो एक मार्ग है वो बताया उसमें गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप मेवाड़ का जो फिजिकल मैप है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और जो लोअर जो पार्ट है मेवाड़ का, जो दक्षिण का जो भाग है वो पूरा गोगुंदा और बोमट का जो इलाका है, बोराट का जो इलाका है वो इंपोर्टेंट बताता है कि कितना टेरेन यहाँ पे मिलता है। पहाड़ियां बहुत सघन बनी हुई है। माना जाता है कि गोगुंदा जो ऐसा क्षेत्र है वहां से लगभग 25 किलोमीटर की पहाड़ियां उत्तर में जाती है, कोमलगढ़ के आसपास जाती है, और 25 किलोमीटर की पहाड़ियां दक्षिण में जाती है जो कि ईडर तक निकलती है। आप शॉर्ट रास्ते से, जिनको नाल कहते हैं, दर्रा कहते हैं, उन दर्रों से आप बिल्कुल शॉर्ट में कोमलगढ़ जा सकते हो, आप मोही मदारे जा सकते हो, आप सिरोही जा सकते हो, आप गिरवा उदयपुर जा सकते हो, आप दक्षिण के अंदर ईडर जा सकते हो, पानरवा जा सकते हो, झाड़ोल जा सकते हो, या अहमदाबाद तक निकल सकते हो। तो बिल्कुल शॉर्ट मैप से काम इनका हो जाता था। और जो सबसे ज्यादा जो अरावली का जो घनत्व है, सबसे ज्यादा जो मिक्सअप है वो यही मिलता है, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र में ही मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं जब उदय सिंह जी के ऊपर जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय की कंडीशन क्या थी कि ये मेवाड़ का जो उपजाऊ भाग था वो अकबर के पास चला गया था, जिसमें ऊपर माल का क्षेत्र कहा जाता है वो। लेकिन मेवाड़ का जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, वो मेवाड़ के पास ही रहा था, जहां पर पूरी पहाड़ियां है, जो सघन वनस्पति है वो। और उसी को लेकर महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति को अपनाया, जो कि उनके पिता उदय सिंह जी ने दी थी। गोरेला युद्ध जो पद्धति है उसको महाराणा उदय सिंह जी ने विकसित किया था। और उनका ही विजन था कि खुले जगह पर युद्ध करने से अच्छा है कि कहीं अपन पहाड़ियों के सहारे युद्ध किया जाए, ताकि शत्रु अगर ज्यादा संख्या में भी है या बहुत टाइम से घेरा डाल रखा है तो हम निकल सकते हैं। एक पास, दो पास, तीन पास, बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं यहाँ पर जहां पर एक से घुसना होता है और दूसरी तरफ से वो निकल सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी फोक रीजन जो है अपना मेवाड़ का, उसमें आप देख सकते हैं बोमट है, बोराट है
और भोमट और बोराट जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं दोनों जने, उसको लिंक करने का काम गोविंदा करता है। तो कोमलगढ़ और हल्दी घाटी का जो हिस्सा है वो बोराट के अंदर आता है, जो कि हाईएस्ट पीक पे आता है, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर आता है। जबकि भोमट का जो इलाका है जहां पर भील जनजाति रहती है, ट्राइबल्स लोग रहते हैं, वो गोविंदा के आसपास क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये टेरेंट जो नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है आप उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको जो दक्षिणी या पश्चिम का जो भाग दिख रहा है बिल्कुल आपको सघन दिख रहा है। तो इसमें बताते हैं कि इतनी सारी पहाड़ियां, इतने सारे जलवायु प्रदेश यहाँ पर स्थित है। और इन पहाड़ियों का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि इन पहाड़ियों के नीचे ढलान जहाँ होती है वहां पर खेती हो सकती है, जिस खेती को महाराणा प्रताप ने आगे अपनाया। वालर खेती जिसको कहता है, जुमिंग खेती जिसको कहा जाता है, वो महाराणा प्रताप ने इस जगह पर काफी अच्छे रूप से अपनाया। और जहां पर नदियों पहाड़ों से पानी रिसता है वहां पर बहुत सारे कुएं बनाए, बावड़ी बनाई, ताकि जल का भराव साल भर तक रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग आपका मैप दिख रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब मेन चीज जो है, सॉरी इससे बैक कीजिएगा। ये जो है वीर विनोद के अंदर एक वर्णित जो बात है, सबसे पहली बात जब आती है दिमाग के अंदर कि महाराणा प्रताप ने युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी को ही क्यों चुना, इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो है कि पूर्व का ज्ञान। क्योंकि युद्ध के लिए आपको स्थिति का ज्ञान होना वो जरूरी है, जगह का ज्ञान वो होना वो जरूरी है, और पूर्व में क्या उस जगह पर कुछ हुआ या नहीं हुआ उसकी जगह ज्ञान वो जरूरी है। वीर विनोद के अंदर और उसके अलावा चिरवा के शिलालेख वगैरह में भी, सिंह ऋषि के शिलालेख में भी एक घटना का जिक्र मिलता है कि जब दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और नागदा को उसने तहस नहस कर दिया था। तब मेवाड़ के महारावल जेत सिंह जी ने उसको हराने के लिए एक चक्रव्यूह को गठन किया, एक भौगोलिक रूप से उनको फंसाया, जिसका नाम मिलता है भूताला का युद्ध। आप सबने पढ़ रखा उसके युद्ध के बारे में कि वो युद्ध ऐसा इंपोर्टेंट युद्ध था जिसमें दिल्ली सल्तनत की सेना को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। और वो इतना मेवाड़ के लिए इतना महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि नागदा जो मेवाड़ की राजधानी थी उस समय, उसको नष्ट करने के बाद जब सेना आगे बढ़ती रही थी और पूरे मेवाड़ को वो खत्म करना चाहती थी, लेकिन महारावल जेत्र सिंह जी ने उस जगह को चुना कि कैसे हम उस जगह को चुनकर या ज्योग्राफी को चुनकर हम युद्ध कर सकते हैं। ये ज्ञान महाराणा प्रताप को भी था कि इस जगह पर अपन पहले भी युद्ध हो चुका है और उस युद्ध के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ग्रंथों में भी मिलते हैं, अभिलेखों में भी मिलते हैं। तो उस जगह को उन्होंने चुना कि इस जगह से अपन युद्ध करेंगे तो पहले जैसे मुसलमानों को हराया है या आक्रांता को हराया है वैसे हम हरा सकते हैं। इसका वर्णन वीर विनोद में भी मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो जगह देख रहे हैं आप, वो भूताला का युद्ध जहां हुआ था वो उसका टेरेन व्यू दिखता है आपको। जैसे फोटो में पीछे जो पूरी पहाड़ी दिख रही है वो पूरी एक तरह से ब्लॉकिंग पहाड़ी है, उसके पीछे आप जा नहीं सकते हो। आप जैसे अंदर घुसोगे फिर आप उसके बाहर जा नहीं सकते हो। अगर जो एक दर्रा आता है खाली अपने पास, दो पहाड़ी आपस में मिलती है, एक दर्रा ही आता है। अगर उस दर्रे को आपने अगर ब्लॉक कर दिया तो अंदर तो आ सकते हो, लेकिन जब अगर ब्लॉक कर दिया तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो इतना अच्छा व्यू है इसका और इतना भौगोलिक रूप से इतना महत्वपूर्ण ये जगह है क्योंकि बीच में बिल्कुल प्लेन सरफेस एरिया है, पीछे पहाड़ी है और आगे भी पहाड़ी है। कि मेवाड़ के महाराणा ने भी सोचा, जेत सिंह जी ने सोचा कि सेना को आगे आने दो, जितने भी अंदर वो आएंगे उतना उनको नुकसान करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जो पहाड़ी का जो व्यू था वो आपको सामने दिख रहा है। ये जो रोड जा रहा है वो रोड उस दर्रे के पास से जा रहा है, जो भूताला का दर्रा है उसके पास में जा रहा है। इस दर्रे को अगर आप बंद कर देंगे, जो ये रोड जा रहा है उसको आप ब्लॉक कर देंगे, तो सेना अगर अंदर घुस गई वो फिर से बाहर नहीं आ पाएगी। और आप वो ऊपर पहाड़ी पर रहकर कितना भी अटैक कर सकते हो, बहुत आपके लिए एडवांटेज रहता है। हाइट का जो एडवांटेज है वो महाराणा प्रताप ने यहाँ से सीखा और इसी के बाद उन्होंने लोसिंग से आगे चढ़कर हल्दी घाटी के युद्ध को मैदान को चुना। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो यहाँ जो युद्ध हुआ उसके साक्ष्य बहुत सारे प्राप्त होते हैं। जैसे लोसिंग का जो तालाब बना हुआ है यहाँ पर भी राणा जी के स्थान है। राणा जी मतलब जो युद्ध में शहीद होते हैं उनके स्थान बने हुए हैं, उनके स्थानक बने हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर जो युद्ध हुआ उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शिलालेख भी प्राप्त होता है यहाँ पर, जिसका जो वेशभूषा वगैरह है वो मध्यकालीन प्राप्त होती है, लेकिन उस पर कोई लेख नहीं मिला था। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं आपकी जब औरंगजेब और राज सिंह जी के समय पर भी जब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया औरंगजेब के द्वारा, तो भी मेवाड़ का जो उपजाऊ भाग है, जो महत्वपूर्ण भाग है, वो मुगलों ने ले लिया। लेकिन जो दक्षिणी और पश्चिमी उत्तरी भाग है जहां पर पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का जो क्षेत्र है, वो मेवाड़ के पास ही रहा। और उस युद्ध में भी राज सिंह जी ने काफी कुछ होने के बाद भी वापस पा लिया और औरंगजेब को बाद में संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट प्लीज। ये आप हल्दी घाटी का जो मानचित्र है उसको आप देख सकते हैं। जो बनास नदी थी वो बनास नदी ऊपर की साइड पे है और उस नदी के पीछे की तरफ वर्तमान में 16 का छापर कहा जाता है उस जगह को। लोकल लैंग्वेज में भी उस जगह का नाम 16 का छापर है। कहते हैं कि जो मानसिंह आया था सेना लेकर, मुगल सेना, वो 16,000 के समथिंग मानी जाती है। तो वो वहां रुकी थी, इसलिए उस जगह को कहते हैं 16 का छापर। और महाराणा प्रताप का जो रूट है वो कुंभलगढ़ होते हुए हल्दी घाटी और हल्दी घाटी से फिर वो लोसिंग होते हुए सीधा गोविंदा के लिए उनको निकलना था। नेक्स्ट प्लीज।
यह वर्तमान में जो हल्दी घाटी का जो स्थान है जहाँ पर बिल्कुल हल्दी जैसे आपको दिखाई देता है, वर्तमान में यहाँ पर रोड बन चुका है, 4 लेन बन चुका है यहाँ पर, और ये काफी चौड़ा हो चुका है। अभी जो दर्रा है काफी चौड़ा हो चुका है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस दर्रे के अंदर अभी लैंडस्लाइड काफी हो रहा है। बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पर, और बारिश की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड काफी हो रहा है। तो बहुत समय तक ये दर्रा काफी तक बंद भी रह सकता है, लेकिन नुकसानदायक चीज है। और लोग जो श्रद्धा के रूप में यहाँ से जो मिट्टी ले जाते हैं, मुझे लगता है कि 5-6 सालों के अंदर ही ये पूरा दर्रा जो है वो सबके घरों में पहुंच जाएगा। क्योंकि लोग मतलब थैली भर के, मैं जाता हूँ रोज वहां पे टूर मतलब विजिटिंग क्लास के लिए, तो थैली भर के कट्टा भर के लोग जाते हैं, भैया साल भर के लिए हम नहीं आएंगे, साल भर तक हम मिट्टी को अपने सिर पे लगाएंगे और वंदन करेंगे, ये मिट्टी हमारे लिए पूजनीय है। नेक्स्ट प्लीज। ये दर्रा वर्तमान आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। पूरी मिट्टी यहाँ पर वही आपको हल्दी कलर की मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैप है वो आप देख सकते हैं कि कैसे मानसिक का जो कैंप था वो कैसे माननगर से यहाँ हल्दी घाटी आया, और मानव का जो कैंप था वो कैसे हल्दी घाटी के लिए पहुंचा। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रताप का जो रूट है, मानव का रूट जो कि कुमलगढ़ से आते हुए फिर नदी के सहारे, पहाड़ी के सहारे मिलते हुए वो हल्दी घाटी, फिर लोसिंग, लोसिंग के बाद सीधा वो घोगुंदा होते हुए कोयलारी चले गए। क्योंकि ये पूरा दर्रा मिलता है आपको। अगर आपको घोगुंदा से जालोल जाना है तो मात्र 40 किलोमीटर पड़ता है, जो कि रोड से है, और आप दर्रे से जाएंगे तो 20-25 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। इतना शॉर्ट रास्ता वहां पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हल्दी घाटी का जो शिखर दर्रा है जहां से एंट्री होती है वहां पर उसके है, वर्तमान में बहुत घास फूस आ चुकी है वहां पर, तो जाना अलाउ नहीं कर रखे हैं वहां पर, क्योंकि अभी बारिश का टाइम शुरू हो चुका है और घास फूस ज्यादा है, जानवरों का डर भी रहता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ समय पहले आर्मी का जब यहाँ पर कैंप लगा था उसके अंदर की सफाई की गई थी, तो ये आप देख सकते हैं कि इतना छोटा पासेज है यहाँ पर। हल्दी घाटी जो मुख्य दर्रा है वो इतना ऐसा दिखाई देता है और बहुत छोटा पासेज है, और यहाँ से अगर कोई सेना अगर घुस रही है तो वो 1 या 2 की पंक्ति में ही आगे बढ़ सकती है, पूरी की पूरी फोर्स नहीं आ सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी मानव साहब जी ने यूज करी, उनके सेना नायक ने यूज करी कि भाई अपन को एडवांटेज हाइट का लेना है और उनको रोकना है, क्योंकि फोर्स ज्यादा है और फोर्स को रोक कर ही हम उसको हरा सकते हैं, और जो उन्होंने हरा भी दिया था। नेक्स्ट प्लीज। ये हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपस में गुथी हुई पहाड़ियां हैं, आपस में एक दूसरे से गुथी हुई पहाड़ियां हैं, काफी सघन पहाड़ियां हैं, और वर्तमान में यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। भले टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है लेकिन यहाँ नेटवर्क की बहुत कमी रहती है, और काफी हाइट पर बनी हुई पहाड़ियां हैं। लेकिन अच्छा सोर्सेज ये है कि यहाँ पर पानी की सोर्सेज काफी मिल जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये मुख्य स्थल जो आप देख रहे हैं, ये इस फोटो के लिए मैं काफी पहाड़ पर चढ़ा था, क्योंकि काफी हाइट पर जाकर ये फोटो ले पाया था, क्योंकि पहाड़ियां सब ऊंची है और पहाड़ियों के अंदर इतना सघन वनस्पति है कि जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन पहाड़ियों से पता पड़ता है कि कितना डेरन यहाँ पर मिलता है, और सेना जो कि एकदम फोर्स में आगे बढ़ रही है वो कितनी घुमावदार पहाड़ियों पे होकर जाकर उनको आना पड़ता था। नेक्स्ट प्लीज। ये जो हल्दी घाटी की जो 2 पहाड़ियां हैं उनका नाम अक्सर प्राप्त नहीं होता है, लेकिन काफी जानकारी लेने के बाद और पुराने बुजुर्ग से मिलने के बाद 2 पहाड़ियों का नाम प्राप्त हुआ। एक का नाम था सलावटा और एक का नाम है दिकी पहाड़िया। आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, एक लेफ्ट साइड पे पहाड़ी है जिसका नाम बोलते हैं दिकी पहाड़िया, और राइट साइड में जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं सलावटा। सलावटा मेन रूप से अपने यहाँ पर जो पहले गट्टी बनती थी, गेहूं पिसने की जो गट्टी होती थी, अनाज पिसने की गट्टी, उसके पत्थर बहुत निकलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका नाम सलावटा पड़ता है। ऐसे पत्थर बहुत फेमस होते थे और हल्दी घाटी के पत्थर काफी फेमस है इस जगह के। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं दोनों पहाड़ियां वही है, एक ही पहाड़ी, दोनों पहाड़ियां है जो बिल्कुल अंदर से अंदर गुथी हुई है। लेफ्ट साइड के अंदर जो पहाड़ी है वो दिकी पहाड़ी है, राइट साइड के अंदर जो पहाड़ी आपकी वो सलावटा पहाड़ी है। यही पहाड़ी पूरी आपको दर्रे के मिलेगी, और जब आप बलीचा निकलोगे तभी ये पहाड़ी आपको मिलेगी। तो एक ही पहाड़ी इतनी गुथी हुई है, टेढ़े मेढ़े सर्पिलाकार है, इसलिए मानव तक उसको चुना कि इस जगह पर अपन जो मुगलों की फोर्स है, जितना भी फोर्स आएगा उसको रोक सकते हैं, और भौगोलिक रूप से जो एडवांटेज है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये ऊपर का जो व्यू है आप देख रहे हैं, हल्दी घाटी का जो म्यूजियम बना हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप देखिए सामने पूरा पर्पस जो प्लेन सरफेस है, इसलिए मानव प्रताप ने अपना जो डेरा था या अपना जो स्थान था पहले कैलोड़ा के आसपास रखा, सांगड़ के आसपास रखा उन्होंने अपना स्थान, क्योंकि वहां पर प्लेन एरिया है, सेना रुक सकती है, सेना को रखा जा सकता है, जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो हो सकती है, और इसके बाद का जो इलाका पूरा है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट जो पहाड़ी सलावटा की पहाड़ी है, और डाबून का क्षेत्र काफी इंपोर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि इस पूरे युद्ध के अंदर डाबून और सगरुन ऐसे स्थान है जहां पर लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन उसको उन जगह को उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो जो इलाका है वो जो बचे हुए लोग थे उनके लिए वो इलाका था। और उस पूरा पहाड़ी जो इलाका है वहां पर 2 रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता जो आप हल्दी घाटी जाते हो, और दूसरा रास्ता आपको वाटी कतमान होते हुए हल्दी घाटी पहुंचाता है। जो सगरुन है, आपका सेमा गांव है, वो सब उसके अंदर आते हैं, तो उनके बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है, जबकि वो पूरा जो है एक पहाड़ी पर बना हुआ दर्रा है, पहाड़ी पर बना हुआ स्थान है। नेक्स्ट प्लीज।
एक हम लोगों की जो पहाड़ियां हैं और उसके पीछे जो स्थान बना हुआ है वो मुगलों का जो कैंप था वो बना हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो माता जी का मंदिर देख रहे हैं आप पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ये सलावटा की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और खेड़ा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि जो भी गांव के अंदर पुरानी देवी होती है उसको खेड़ा देवी कहा जाता है, और जितने भी पुराने मंदिर या देवता होते हैं, देवी होती है, उसको खेड़ा देवी कहा जाता है, जो कि गांव की रक्षक होती है। तो इस जगह पर मुगल आए थे उसका एविडेंस भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं आप, ये खेड़ा देवी का मंदिर है जो कि पहाड़ी पे बना हुआ है, और इसमें मुगलों का जो इफेक्ट हुआ या मुगलों ने इसको जो ध्वस्त किया उसका जो पता लगता है वो प्रतिमा से लगता है, क्योंकि प्रतिमा बिल्कुल खंडित हो चुकी है। लेकिन अपने यहाँ पर धारणा होती है कि माता जी या जो भी देवता स्वरूप है वो फिर से स्थापित हो सकते हैं, तो उनको छोड़कर उनका लेपन करके फिर से उनको जागृत कर दिया गया और वर्तमान में भी स्थान बना हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये तीखी पहाड़ियां आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइट के हिसाब से इसका नाम पड़ा हुआ है। तीखी मतलब नुकीली पहाड़ियां या स्पेक्स पहाड़ियां, इसलिए इसका नाम तीखी पहाड़ियां पड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख रहे हैं जहां पर जो ढलान आपको दिख रही है, नाला जैसा दिख रहा है, वहां पर आपका खोड़ी इमली का जो पेड़ था जहां पर चेटक जी की समाधि है, वहां पर वो स्थान बना हुआ है। और मेरा जो मानना है कि वो जो नाला जो उन्होंने क्रॉस किया था, वो नाला यही नाला उन्होंने क्रॉस किया था, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के युद्ध के समय माना जाता है कि मान सिंह जी जो थे उन्होंने उनके राज्य चिन्ह धारण किए थे, और महाराणा प्रताप को उन्होंने पूर्व दिशा की पश्चिम दिशा की तरफ उन्होंने उनको भेज दिया था, और वो खुद पूर्व दिशा की तरफ चले गए थे। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, शिवलिंग बने हुए हैं, जहां पर आपको 12 महीने पानी की धार मिलती है। आप कभी भी आप हल्दीघाटी जाइएगा, वहां पर आपको पानी के सोर्स मिल जाएंगे। और ये गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। माना जाता है कि इस महादेव जी की स्थापना भी महाराणा प्रताप ने की थी, और अपना जब युद्ध शुरू किया था उससे पहले उन्होंने इसका पूजन करके युद्ध शुरू किया था, क्योंकि मेवाड़ के जो भगवान है या जो स्वामी है वो एकली नाथ जी है। नेक्स्ट प्लीज। ये पहाड़ी का जो गंगेश्वर महादेव जी का स्थान है, प्राकृतिक रूप से यहाँ झरना बैठता है और पानी का अच्छा सोर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट प्लीज। ये पूरा पानी का सोर्स है, प्राकृतिक नाले। और इनके साथ ही आपको जो मेवाड़ के जो लोक शस्त्र है, जैसे कि भाले बनाना है, आपको तीर कमान बनाना है, उनके सोर्सेज के रूप में बांस होते हैं, वो आपको काफी मिल जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख रहे हैं शाही बाग, जो वर्तमान में अरण्य बाग के नाम से जाना जा रहा है। काफी प्लेन एरिया है जहां पर युद्ध का काफी बड़ा जो इम्पैक्ट था या आमने सामने जो युद्ध लड़ा गया था वो यहाँ लड़ा गया था, और प्लेन सरफेस है। और इस जगह को वर्तमान में बाड़ी कहा जाता है। बाड़ी यानी बगीचा होता है, और काफी समय से लोग कहते हैं कि जब मुगल नहीं आए थे उससे पहले भी ये बाड़ी ही थी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ का जो गुलाब है वो काफी फेमस है, क्षेत्रीय गुलाब। नेक्स्ट प्लीज। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मान सिंह जी जो थे, जाला बीदा जो थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के जो चिन्ह धारण किए थे और महाराणा प्रताप को पश्चिम की तरफ भेज दिया था। अब उसकी जो लोकेशन है या फिर और उन्होंने अपने जो महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण कर दिए थे, उसके बाद वो पूर्व की तरफ चले गए थे ताकि महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ अटैक ना हो। और इसका एविडेंस ही मिलता है कि भाई उनकी स्मृति में, उनकी याद में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम भी माना तालाब मिलता है। क्योंकि माना तालाब ऐसी चीज है, मतलब नाम से पता पड़ता है कि माना यानी जाला बीदा या मान सिंह जी के ऊपर बना हुआ है। इसके बारे में कभी किसी इतिहासकार ने जानकारी नहीं दी और कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैं अगर रेगुलर जा रहा था और जब मुझे टास्क मिला कि इसके ऊपर आपको काम करना है, तब पता पड़ा कि भाई अगर किसी ने तालाब बनाया है तो स्मृति में बनाया है। क्योंकि तालाब ऐसी चीज होती है, बावड़ी ऐसी चीज होती है या कुआं ऐसी चीज होती है, किसी स्मृति में बनता है, और उसका जो पुण्य है, कोई भी जल जब उसका ग्रहण करता है तो उसका पुण्य उसको प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि महाराणा प्रताप ने अपने लिए जिस मान सिंह जी ने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया, उनकी स्मृति में एक तालाब बना दिया ताकि उसका पानी सबको मिलता रहे और जो मान सिंह जी है उनकी याद हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर भी काफी स्थान मिलते हैं राणा जी के, क्योंकि युद्ध जो भी हुआ था उसके अंदर राणा जी के स्थान काफी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख रहे हैं चूने की जो उसमें चूना जब पिसते थे, चूने के भी काफी अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं, कुएं भी मिलते हैं और बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पर। जब मैं शोध के लिए गया, रिसर्च के लिए जब मैं गया, तो मुझे कम से कम 15 से ऊपर राजा के स्थान प्राप्त हुए, जो कि काफी पुराने स्थान माने जाते हैं। और आम जनता भी मानती है इसको कि भाई यहाँ पर जो युद्ध हुआ था या जो भी संघर्ष हुआ उसके अंदर ये सब ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं आपकी महाराणा प्रताप ने जो ज्योग्राफी का यूज किया, उस यूज के अंदर उन्होंने कैसी कैसी टेक्निक को यूज किया। जैसे फर्स्ट उन्होंने, आप देख रहे हैं सर्पिल का जो प्रणाली है, वो पहाड़ों को यूज करके उन्होंने युद्ध करने की प्रणाली को अपनाया कि कैसे फोर्स को रोककर वो बिल्कुल सर के समान अगर फोर्स आएगी तो कैसे ऊपर से अपन को उनको कुचलना है। जैसा सर ने बताया था कि सांप के फन को जो कुचलना है, वो इसी पद्धति के अंदर उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत अच्छा चित्र पे मुझे प्राप्त हुआ था कि हल्दीघाटी का युद्ध कैसे युद्ध चला काफी लंबे समय तक, और काफी आमने सामने का जो युद्ध हुआ वो रक्त तले में हुआ, और काफी रक्त बहा, इसलिए रक्त तले उसको कहा जाता है।
और काफी इंपॉर्टेंट जगह है अभी भी, क्योंकि वर्तमान में जब भी मैं उस जगह पे जाता हूँ या उस दर्रे से क्रॉस होता हूँ तो अपने आप अलग से एक फीलिंग आ जाती है कि वो युद्ध कितना अच्छा रहा होगा, कितना शानदार रहा होगा, जिसके अंदर मौत बहुत सस्ती थी और जान बहुत सस्ती थी और मौत बहुत महंगी थी। सिर कटा के लोगों ने अपनी मौत को अपना लिया। नेक्स्ट प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय।